हाँ जी सर, क्या हालचाल। सो वी आर बैक विद डे 2 ऑफ आवर लेक्चर स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रेगुलर बैच। यस सर। सर, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने बेसिक स्टार्ट किया था। उसके पहले मैंने आपको पूरे के पूरे स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक ओवरव्यू दिया था। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंटर लेवल का जो भी था सब कुछ उसके बारे में बताया था। बेसिक्स वगैरह सब क्लियर किए थे। तो प्लीज सबसे पहले, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देखो, उसके बाद ही ऑब्वियसली ये लेक्चर नंबर 2 है अपने स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रिवीजन बैच का, एक्सक्लूसिवली फॉर सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स। यस सर। सो आज अपन क्या करने वाले हैं? आज अपन करने वाले हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी का रिवीजन। यस, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है? देखो यहां से हम क्या करने वाले हैं। ये थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे थ्योरी क्यों दिया है कि आपको एक बैकग्राउंड पता चले। ठीक है, बट यहाँ से पूरा का पूरा प्रैक्टिकल आपका टॉपिक जो है स्टार्ट होने वाला है। कल हमने कोई भी कैलकुलेशंस नहीं किए थे। कल हमने सिर्फ ना कंसेप्ट्स को पढ़ा था, कंसेप्ट्स को समझा था। आज अपन क्या करने वाले हैं? आज भी अपन कुछ लिखने नहीं वाले हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत लगता है आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। इसका शीट मैंने कल ही टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर लिया था। ठीक है सर। सो आप वहां से वो डाउनलोड कर सकते हो। पार्ट 1 मतलब ये ऊपर का जो भी था ये भी मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर लिया था। एंड ये आज का टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी है जो अब मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है सर। सो आज आपको कम से कम आपके पास एक चीज होनी चाहिए जो है कैलकुलेटर। यस, आज मैं आपको पूरा का पूरा कैलकुलेटर कैसे यूज करते हैं, कैलकुलेशन ट्रिक्स क्या है वो बताने वाला हूं। प्लस जहां जहां पे पूरे सिलेबस में कैलकुलेशन, जो आप बोलते हैं ना सर मैथ्स का डर है, मैथ्स का डर है, मैथ्स का डर है, हर एक चीज हम आज कवर करने वाले हैं। सो इसके बाद आपके पास मैथ्स का डर नाम का कोई भी चीज एग्जिस्ट करने ही नहीं वाला है। क्लियर है सर? सो इसी के साथ लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेस टॉपिक जो कि है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यस सर। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब क्या? जो आपने इंटर में पढ़ा रहेगा, फाउंडेशन में पढ़ा रहेगा, फिर भी एक बार मैं रिकॉल करता हूं कि मैं जैसे कि एक फॉर एग्जांपल से मैंने आपको एक सेकंड एक एग्जांपल देते हैं। ठीक है सर। अगर मैं आपको कहूं कि ये एक 500 रुपए की नोट है, ये एक 500 रुपए की नोट है। क्लियर है सर? ये पैसे 500 रुपए आपको आज चाहिए या मैं आपको ये 2 साल के बाद दूंगा? ठीक है सर। सो आपका ऑब्वियसली जवाब रहेगा सर ये पैसे मुझे आज के आज दे दो। क्यों? क्योंकि सर बहुत सारे फैक्टर्स है कि आज के जो 500 रुपए है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। ऐसा हो सकता है कि 2 साल के बाद हमें 500 रुपए मिले ही ना। आज जो हम चीजें 500 रुपए में खरीद सकते हैं वो 2 साल के बाद 500, वो उस टाइम पे 2 साल के बाद हमें वो चीजें खरीदने के लिए 500 नहीं बढ़ा की 700-800 रुपए दे सकते हैं। ठीक, देने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है कि आप है ना खुद हो, क्या आपको पता है कि आज की वैल्यू जो है पैसे की वो बहुत ही ज्यादा है। सो ये चैप्टर भी आपको वही पढ़ाने वाला है कि आज की पैसे की वैल्यू जो है ना वो ऑलवेज ज्यादा रहती है फ्यूचर के वैल्यू से। इसका मतलब क्या? द वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी इज मोर वैल्यूएबल देन फ्यूचर वैल्यू। आज के पैसे की वैल्यू इज मच मोर देन फ्यूचर मनी। ठीक है सर। सो बेसिकली ये क्या है? द मेन रीजंस फॉर इंडिविजुअल प्रेफरेंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, उसको एक और नाम है इंडिविजुअल टाइम प्रेफरेंस ऑफ मनी। टाइम प्रेफरेंस ऑफ मनी उसका एक और नाम है। उसमें क्या होता है कि एक तो रिस्क फैक्टर की आगे जाके पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो हमें पता नहीं है। प्रेफरेंस फॉर प्रेजेंट कंजम्पशन की लोगों की आदत रहती है कि जो भी चाहिए हमको आज चाहिए, आज दे दो मजा आ जाएगा। तीसरा आता है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। ऑब्वियसली अगर आज मैंने आपको पैसे दे दिए तो आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो कहीं भी एंड उस पर आप रिटर्न्स कमा सकते हो, मतलब आप उसके पैसे को ग्रो कर सकते हो। एंड चौथा है इन्फ्लेशन, मतलब आज जो चीजें 500 रुपए में आपको मिल सकती है वो आगे जाके 500 रुपए में नहीं मिलने वाली है। ठीक है सर, कोई भी थ्योरी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, बट एक बेसिक आपको मैं रिकॉल करने के लिए बता दिया कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मेन पर्पस क्या है। क्लियर है सर? सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हम बेसिकली दो टेक्निक जो है वो देखते हैं। टेक्निक्स क्या देखते हैं? एक देखते हैं कंपाउंडिंग टेक्निक, एक होती है डिस्काउंटिंग टेक्निक। इसका मतलब क्या? कंपाउंडिंग टेक्निक मतलब मुझे जो प्रेजेंट मनी को अगर फ्यूचर में कन्वर्ट करना है उसको कंपाउंड करना है। ठीक है, आपने इंटरेस्ट सुना रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या? आप प्रिंसिपल में जब कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड करते हो तो हमको क्या मिलती है? आगे मिलने वाली वैल्यू। आपको स्कूल में पढ़ाया रहेगा कि 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है उस पर मुझे 10% इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो एक साल के बाद कितनी अमाउंट? तो एक साल के बाद अमाउंट मतलब क्या? एक साल के बाद की अमाउंट ही होती है फ्यूचर वैल्यू। एंड आज का जो 10 रुपए है वो होता है प्रेजेंट वैल्यू। प्रिंसिपल मतलब हुआ प्रेजेंट वैल्यू। एंड 2 साल के बाद, 10 साल के बाद, एक साल के बाद जब भी आपको फ्यूचर में जो भी अमाउंट मिलने वाली है, कल भी अगर कोई अमाउंट मिलने वाली रहेगी तो उसको हम बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। क्लियर है सर?
सो बेसिकली टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमको क्या बताता है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी हेल्प्स टू कंपेयर कैश फ्लोज अकॉर्डिंग एट अ डिफरेंट टाइम। ऑब्वियसली कि अभी अभी का 1 रुपया, आगे का एक, फ्यूचर का 1 रुपया, दोनों अलग अलग टाइम पे मिलने वाले, ठीक है, बाय कन्वर्टिंग देम इनटू इक्विवेलेंट वैल्यू एट अ कॉमन पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। मतलब आज के 1 रुपए की वैल्यू और फ्यूचर के 1 रुपए की वैल्यू अलग अलग है, भले 1 रुपया दिख रहा है बट दोनों की वैल्यू अलग अलग है। तो उसको एक पॉइंट पे लेके आओ, एक तो इसको फ्यूचर में लेके जाओ या फिर फ्यूचर वाले को प्रेजेंट पे लेके आओ, एक पॉइंट पे लेके आओ, फिर देखो इनकी एक्चुअल में वैल्यू कितनी बचती है, ठीक है सर। सो ये होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के टेक्निक्स का। एंड ये कैसे करते हैं? एक तो प्रेजेंट में जाके या फिर फ्यूचर में आके, ठीक है सर। सो इट इज डन बाय टू टेक्निक्स, जिन्हें मैं आपको बताया, कंपाउंडिंग टेक्निक एंड डिस्काउंटिंग टेक्निक। क्लियर है? ये आपको पता है, फिर भी हम एक बार क्विकली इसमें गो थ्रू कर रहे हैं कि कंपाउंडिंग टेक्निक मतलब क्या, फ्यूचर वैल्यू निकालना ऑफ प्रेजेंट मनी, एंड डिस्काउंटिंग टेक्निक मतलब क्या, प्रेजेंट वैल्यू निकालना ऑफ प्रेजेंट मनी। क्लियर है? फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू निकालना ऑफ फ्यूचर मनी। क्लियर है सर? यहाँ पे एक चीज हमको याद रखनी है, एंड ये कभी भी नहीं भूलनी है, जब भी हम इनके फैक्टर्स निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, वो हम हमेशा निकालेंगे 3 डेसिमल पॉइंट्स में। कितने डेसिमल पॉइंट्स में हम निकालेंगे? उसको हम निकालेंगे 3 डेसिमल पॉइंट्स के अंदर। क्लियर है सर? यस। रेड पे रेड अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है। इसको हम निकालेंगे 3 डेसिमल पॉइंट्स के अंदर, ये आपको बात याद रखनी है। इससे क्या होगा? इसके आपके जो राउंडिंग ऑफ के डिफरेंस जो आते हैं, हम बोलते हैं सर पेपर में आंसर अलग आया, हमारा आंसर अलग आया, तो ऐसा नहीं होगा। हमको 3 डेसिमल पॉइंट्स रखने हैं। 3 डेसिमल पॉइंट्स मतलब क्या? मतलब 0.897 ऐसे रखो, या फिर 0.8999 का आंसर आता रहेगा तो उसका आएगा 0.890 आपका आंसर आएगा। अगर यहाँ पे रहेगा 0.874 तो इसको आप कन्वर्ट करोगे 897 में। अगर यहाँ पे 5 रहता तो ये आता 898, ठीक है। सो रूल ऑफ 5 मतलब अगर 5 और उसके ऊपर रहेगा तो आप हायर राउंड ऑफ करते हैं, नीचे रहेगा तो आप लोअर राउंड ऑफ करते हैं। ये चीज हमको फॉलो करनी है, ठीक है सर। सो आइए अब बढ़ते हैं अपने कैलकुलेशंस वाले पार्ट के ऊपर। प्लीज एक कैलकुलेटर कैरी करिएगा, जैसे कि मैंने आपको बोला था मैं सेम कैलकुलेटर यूज करता हूं, मेरे पास सेम कैलकुलेटर ही मल्टीपल है, ये देखो। आपको झूठ, एक तो घर पे भी है ठीक है। सो सेम कैलकुलेटर मैं यूज करता हूं। आप कोई भी कैलकुलेटर यूज करो, बट मैंने आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट बताई थी। मेरे को चाहिए जीटी का बटन, मेमोरी प्लस, मेमोरी माइनस और मेमोरी कॉल। ये यूजुअली हर कैलकुलेटर में आपको देखने को मिलता है। जीटी बटन बहुत कम कैलकुलेटर में रहता है, ठीक है सर। अगर आपके कैलकुलेटर पे नहीं है तो प्लीज स्पेंड ऑन अ गुड कैलकुलेटर। एक अच्छे इक्विपमेंट पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। क्लियर है सर? सो फर्स्ट आता है अपना फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो। नाम से ही पता चल रहा है फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो मतलब क्या, कि फ्यूचर वैल्यू, एक फ्यूचर में हमें जाके एक डे पे एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलने वाली रहेगी। एक सिंगल कैश फ्लो, सिंगल कैश फ्लो नाम से ही समझ रहा है सिंगल कैश फ्लो, कि एक ही बार हमको एक अमाउंट मिलने वाली है। हमको क्या करना है? उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे? हमको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। तो हमको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? आज हमने कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट की, तो सेम मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था स्कूल वाला, कि कि हमने क्या किया था, प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट किया था, उसमें हमको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। तो हमको क्या मिल जाएगा? अपना फ्यूचर वैल्यू जो है वो मिल जाएगा। तो सेम चीज, फ्यूचर वैल्यू मतलब क्या? फ्यूचर वैल्यू मतलब प्रेजेंट वैल्यू प्लस इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट ऑब्वियसली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, इसलिए हम उसको करते हैं 1 + r का पावर n। उस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। सो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है सर। सो सबसे पहली चीज कि इफ अ पर्सन इन्वेस्ट रुपीज 1,50,000, एक पर्सन ने 1,50,000 इन्वेस्ट किए, जो ये क्या कर रहा है? जो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। 1,50,000 इन्वेस्टमेंट, जहां पे हमको 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, एंड उसकी व्हाट विल बी द फ्यूचर वैल्यू, व्हाट विल बी द फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 10 years, ठीक है। मतलब क्या हुआ? ये क्या हुआ? एक तो ये हमारा हुआ प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो रेट 12%, ये क्या हुआ? ये हमारा आर, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एन मतलब हो गया हमारा नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ पीरियड्स। क्लियर है सर? तो ऑब्वियसली ले लो कैलसी पे, ठीक है सर। अगर आप बोलोगे सर ये हमको लिखना नहीं है क्या, ये हम सॉल्व नहीं करना है क्या, तो देखो इसके रिलेटेड सम्स है ना, आपको पूरे सिलेबस में देखने को मिलने ही वाले, ठीक है। आपको एडिशनल प्रैक्टिस करनी है तो आप अभी भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट अभी लिखने से ज्यादा फोकस करो कंसेप्ट समझने में और कैलकुलेशन पे ध्यान देने में, कि कैसे क्विकली कैलकुलेटर करते हैं, कौन से ट्रिक से कैलकुलेट करते हैं और कैसे प्रेजेंट करते हैं, ठीक है सर। मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हो, और नहीं लिखना है तो बट एक ध्यान करो कि कैलकुलेटर आपको एंड तक छूटना नहीं है, ठीक है। सो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था फॉर्मूला, कि हम क्या करेंगे? इसमें हमारा जो ये है
1,50,000, इसमें हम क्या ऐड करेंगे, हम लोग इसमें इंटरेस्ट ऐड करेंगे। कितने साल का इंटरेस्ट ऐड करेंगे, 10 years का इंटरेस्ट ऐड करेंगे। सो फॉर्मूला क्या था अपना, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r का पावर n। ठीक है, ऑब्वियसली हम विदाउट मतलब हर बार कभी भी हम फॉर्मूला रटते नहीं है, ये बहुत ही इजी कंसेप्ट है जो आपको पहले से पता है, हम इसको सिर्फ है ना रिकॉल कर रहे जा रहे हैं। ठीक है सर, तो सबसे पहले कैलकुलेटर पे लो 1,50,000। ठीक है, बट इसमें अगर आपको व्हाट इज प्रिंसिपल ऐड करना है, 10 साल का इंटरेस्ट ऐड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, +12%, +12%, +12%, ऐसे आपको करते जाना पड़ेगा। इसके बदले आपको एक शॉर्टकट रहता है, हम उसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम सबसे पहले ये वाला पार्ट जो होता है इसको कैलकुलेट करते हैं। मतलब क्या, कैलकुलेटर पे लो 1.12 मतलब क्या, इंटरेस्ट को जो ये 12% है उसको हम हमेशा 0.12 से डिनोट करते हैं, और इसमें सब ऐड हम करते हैं, +1 ऐड करते हैं। सो +1 + r जो है, सो 1.12 कैलकुलेटर पे लो, इंटू दबाओ, और इज इक्वल टू आप कितने बार दबाओगे, यहाँ पे पावर 10 है, सो इज इक्वल टू आप दबाओगे 9 टाइम्स। इज इक्वल टू 9 टाइम्स क्यों दबाएंगे, मैं उसके पीछे आपको एक लॉजिक बताता हूँ। 9 टाइम्स क्यों दबाओगे, क्योंकि ऑलरेडी जब आपने कैलकुलेटर पे 1.12 लिया, सो ये फर्स्ट ईयर का नहीं, ऑलरेडी सेकंड ईयर का फैक्टर हो गया। मतलब डायरेक्टली इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे ना 1,50,000 से, तो आपको डायरेक्टली सेकंड ईयर का वैल्यू मिल जाएगा। इसलिए कुछ अलग नहीं करना है अपने, इसलिए 1.12 में ऑलरेडी 1 साल का इंटरेस्ट आ गया, हमको टोटल 10 साल का निकालना है। सो ये ऑलरेडी फर्स्ट ईयर का है, तो जब हम इंटू करेंगे ना, तो ऑलरेडी हम कैलकुलेशन सेकंड ईयर का हो गया, हम लोग कैलकुलेशन डायरेक्टली थर्ड ईयर से कैलकुलेट करना, फर्स्ट ईयर का हो गया, हम डायरेक्टली सेकंड ईयर से कैलकुलेट करना चालू करेंगे। सो हम काउंट करते हैं भी, काउंट डायरेक्ट इज इक्वल टू दबाएंगे, ये हुआ अपना फर्स्ट टाइम, इज इक्वल टू हम दबाना स्टार्ट करेंगे, तो वो स्टार्ट भी अपना हो जाएगा सेकंड ईयर से। सो 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है सर, इसको अगर आपको याद रखना है तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि जब भी हमको फ्यूचर वैल्यू निकालना है, और फ्यूचर वैल्यू निकालना है, तो हम इज इक्वल टू कितने बार लगाएंगे, n-1 टाइम। सो अगर यहाँ पे 10 है, सो n-1 कितना हुआ, -1 अपना हुआ 9 टाइम, सो इज इक्वल टू हम 9 टाइम्स दबाएंगे। ठीक है, वापिस से ले लो कैलकुलेटर पे 1.12 इन 10-1 9 टाइम, एक दो इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है सर, सो मुझे आंसर मिल गया 3.1058। कितना मिल रहा है मुझे आंसर, मुझे मिल रहा है आंसर 3.105848 एंड जो भी है रिस्पेक्टिवली। हमने क्या बोला, हमको 3 डेसिमल चाहिए, 3 डेसिमल चाहिए, और लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला 5 के ऊपर है, सो रूल ऑफ 5 लगेगा। 3.106 हम इसको कंसिडर करेंगे। देखिए कि मैंने यहाँ लिखा है 3.106। ठीक है सर, और इसको हम 1,50,000 सो मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 3.106, तो आपका आंसर आ जाएगा 4,65,900। ठीक है सर, एक बार क्विकली फटाफट कैलकुलेट करते हैं, हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेटर पे लेंगे, रेट लेंगे 1.12 इंटू, डायरेक्टली ये फर्स्ट ईयर का हो गया तो सेकंड ईयर का 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटू, हम डायरेक्टली अगर 1,50,000 भी करेंगे तो हम लोग यहां से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बट यहां से आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 4,65,877। सो ये जो इतना डिफरेंस आया, ये क्यों डिफरेंस आया, ये डिफरेंस आया क्योंकि अपने 3 डेसिमल पॉइंट्स लिए नहीं थे, अपने यहाँ पे पूरा का पूरा फिगर ले लिया था, इसलिए ये जो है डिफरेंस आ गया। तो अगर किसी का डिफरेंस भी आया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम लोग ऑलमोस्ट ट्राई करेंगे कि हमारा यहाँ पे जब ऐसे छोटे कैलकुलेशन रहेंगे तब हम 3 डेसिमल के साथ जाए। क्लियर है सर, सो क्या करेंगे 1.12 इंटू, एक बार ये 1.12 टाइप किया, मतलब ऑलरेडी हमको सेकंड ईयर का मिल गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, मैंने 9 बार लगाया है इज इक्वल टू। आप बोलोगे सर आपने तो 10 बार गिना, तो मैंने कैलकुलेशन मेरा सेकंड ईयर से किया था, ना कि फर्स्ट ईयर से। मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं किया था, मैंने कैलकुलेट किया था 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है सर, सो लॉजिकली क्यों, क्योंकि 1.12 जब मैं लिखता हूं मुझे ऑलरेडी फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट इसमें मिल जाता है, इंटू इज इक्वल, इंटू दबाता हूं, फिर इज इक्वल टू में कितना, इज इक्वल टू एक बार दबाया तो मुझे सेकंड ईयर का, सेकंड ईयर का मिल गया, तो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, सेवंथ ईयर, एट्थ ईयर, नाइन्थ ईयर, 10th ईयर। क्लियर है सर, और फाइनल लेवल पे भी इतना बेसिक और इतना धीरे जा रहा हूं मैं, क्यों, क्योंकि मुझे पता है इसके बाद आपको एक बार भी इसमें कोई प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए, टिल द एंड ऑफ दिस बैच, टिल द एंड ऑफ दिस सिलेबस, टिल यू स्कोर 70 प्लस 80 प्लस 90 प्लस इन दिस बैच। क्लियर है सर, इन दिस सब्जेक्ट। यस सर,
सो इसको मेरे को 3 डेसिमल पॉइंट में लेना है, तो मैं इज इक्वल टू इसको 106 करूंगा, इनटू मल्टीप्लाई करूंगा 1,50,000। क्लियर है सर? सो 4,65,900 जो है मेरा आंसर आ रहा है। यस सर। सो यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर ट्रिक भी लिखा है कि टाइप 1.12 कैलकुलेटर पे टाइप करो, इनटू एक बार दबाओ और प्रेस करो, इज इक्वल टू कितने बार, 10 माइनस 1 टाइम, दैट इज 9 टाइम्स, दैट इज 1.12 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये मेरा हुआ फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। ये 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मुझे 10 साल का जो है इंटरेस्ट मिल गया। क्लियर है सर? सो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर का क्या फॉर्मूला है, फ्यूचर वैल्यू का क्या फॉर्मूला है, फ्यूचर वैल्यू मतलब प्रेजेंट वैल्यू प्लस इंटरेस्ट। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट कैसे, इंटरेस्ट हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। सो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू प्लस 1 प्लस आर का पावर एन। पावर एन क्यों? क्योंकि हमको चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट, ना कि हमको चाहिए सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है सर? पूरे के पूरे सिलेबस में हम अज्यूम करते हैं कि हमको कंपाउंड इंटरेस्ट रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट रहता है, अनलेस स्पेसिफिकली मेंशन्ड। यस सर। सो एक बार देख लो, ये था अपना पूरा का पूरा फ्यूचर वैल्यू के रिलेटेड। यस सर। ठीक है, अगर किसी का नहीं हुआ रहेगा तो फिर पॉज करके एक बार कैलकुलेट कर लो, मैं मेन स्क्रीन पे आ रहा हूँ। क्लियर है? अब आता है अपना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो। ठीक है, आपने फ्यूचर वैल्यू तो देख लिया, अब प्रेजेंट वैल्यू देखने के लिए मुझे एक यही से इसका आंसर जो है आप कैलकुलेट करके दिखा सकते हो। ठीक है, एक बार प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू समझ गया ना, एक बार इसमें हमने टाइम इन्वेस्ट कर लिया, फिर हमको क्या करना है, फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बहुत कम टाइम लगता है। ठीक है, ऑब्वियस है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर का पावर n। ठीक है, अब मुझे यहां से प्रेजेंट वैल्यू जो है कैलकुलेट करनी है, मतलब मुझे यहां से उसको इधर लेके जाना पड़ेगा। अगर ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर का पावर n इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। सो प्रेजेंट वैल्यू क्या आया, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर का पावर n। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर का पावर n। ठीक है, 1 इंटू 1 किया तो इंटू फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 किया तो कभी कुछ आंसर नहीं आएगा। सो जो ये वाला पार्ट होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर का पावर n, इसे बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। क्लियर है सर? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। यस सर। सो इतना इजी था ये अपना फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला। सो देखो, फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर का पावर n, और प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 प्लस फ्यूचर वैल्यू फैक्टर r कॉमा t। ठीक है, ये देखो, ये चला, फिर r कॉमा t मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द पीरियड। ठीक है सर? बट एक बात मुझे याद रखो, यहाँ पे ना लोगों को कंफ्यूजन होता है कि नंबर ऑफ एन, सर ऊपर जब हमने नंबर ऑफ एन कैलकुलेट किया ना, तो यहाँ पे हमने 1 - 1 किया था, यहाँ पे भी हमको -n - 1 क्यों नहीं करना है? ठीक है, सो मैं वापिस से एक बार आपको कैलकुलेटर पे आता हूँ। ठीक है, सो जब हम यहाँ पे लिख रहे थे 1 + r, 1 + r अपने एग्जाम्पल में क्या था, 1.12। ठीक है, सो 1.12, 1.12 ये ऑलरेडी मुझे क्या मिल गया, सेकेंड ईयर का, मतलब फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट मिल गया मुझे ऑलरेडी, सेकेंड ईयर के वैल्यू से स्टार्ट करनी है। ठीक है, इसलिए इस देर से जब मैं इंटू इज इक्वल टू दबा रहा हूं ना, तो ऑलरेडी मुझे फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट मिल गया। तो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, फाइव्थ ईयर, सेवंथ ईयर, एट ईयर, नाइन्थ ईयर, 10th ईयर। ठीक है, तो मुझे ऑलरेडी सेकंड ईयर से इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, इसलिए हम फ्यूचर वैल्यू के केस में -1 करते हैं, क्योंकि जब हम कैलकुलेटर पे 1.12 लिखते हैं तब हमें ऑलरेडी 1 साल का इंटरेस्ट जो है वो मिल जाता है, 1 साल का इंटरेस्ट हमें मिल जाता है। बट यहाँ पे जब हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1.12। ठीक है सर? सो 1 डिवाइडेड बाय 1.12 मैंने सिर्फ टाइप किया है, क्या मुझे फर्स्ट ईयर का फैक्टर मिल गया? नहीं मिला। जब मैं इज इक्वल टू दबा रहा हूं ना, तो एक 0.892857 जो भी आ रहा है, तब मुझे जाके फर्स्ट ईयर का फैक्टर मिल रहा है। इसीलिए प्रेजेंट वैल्यू के केस में जितना हमारा नंबर ऑफ एन रहेगा, उतने बार ही हम इज इक्वल टू कैलकुलेटर पे दबाते हैं। सिंपल लॉजिक मुझे याद बताओ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, 1.12, हाँ, और 1 डिवाइडेड बाय 1.12। ठीक है, ये 1.12 जो है, ये है मेरा फाइनल आंसर।
ठीक है, ये मेरा 1 साल का इंटरेस्ट मुझे यहाँ पे ऑलरेडी मिल गया, बट यहाँ पे क्या मुझे 1 साल का इंटरेस्ट मिला है? नहीं, जब मैं इधर इज इक्वल टू दबाऊंगा ना, तब मुझे कैलकुलेटर पे आ जाएगा 1/1.12 इज इक्वल 1/1.12 इज इक्वल टू दबाऊंगा तो 0.892857 जब ये आएगा, तो ये इज इक्वल टू दबाने के बाद मुझे जो है वो फाइनल आंसर मिलेगा फर्स्ट ईयर का। तो इसके वजह से हम यहाँ पे जब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करते हैं तो इज इक्वल टू हम n टाइम्स दबाते हैं, और फ्यूचर वैल्यू फैक्टर जब कैलकुलेट करते हैं तब हम इज इक्वल टू n-1 टाइम्स दबाते हैं। ये बेसिक डिफरेंस जो है एक्चुअल में आपको नहीं पता रहता है, हम बहुत बार रट के जाते हैं, और इसी के वजह से हमारे बेसिक्स जो है वहां पे इतने स्ट्रांग नहीं रहते हैं। क्लियर है सर? यस। सो इसके बाद आपको कोई भी एग्जांपल दो, आप सॉल्व कर लोगे। लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल नंबर 2, जो कि है प्रेजेंट वैल्यू के रिलेटेड फर्स्ट एग्जांपल। क्लियर है? सो यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे हमें पूछा है कि सपोज समवन प्रॉमिस्ड यू टू गिव रुपीज 1000 3 इयर्स हेंस। 1000 3 इयर्स हेंस मतलब ये क्या हुआ, ये हुआ मेरा फ्यूचर वैल्यू, एंड मेरा एन क्या हुआ, एन हुआ मेरा 3 इयर्स। ठीक है, व्हाट विल बी प्रेजेंट वैल्यू इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। सो ये हो गया मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो ऑब्वियसली फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + r का पावर n। ठीक है, सो 1 तो कैलकुलेटर पे आप सिंपल ये भी शॉर्टकट से भी कैलकुलेट कर सकते हो दो तरीके से। 1000 कैलकुलेटर पे लो, डिवाइडेड बाय 1.1, हाँ 1.1 इज इक्वल टू 3 टन दबाओगे, 1 2 3। सो कैलकुलेटर पे आंसर आ गया 7513148, जो भी है आपका 751 जो है इसका राउंड ऑफ करके आंसर आ गया। मेरे कैलकुलेटर पे दिख रहा है 751.31480009। ठीक है सर, आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं इतना पूरा लिख रहा हूँ, इतना डिटेल में लिख रहा हूँ। ठीक है सर? सो हमने क्या किया, कैलकुलेटर ट्रिक, कैलकुलेटर पे क्या किया, सबसे पहले हमने 1000 टाइप किया, 1000 लिखा, डिवाइडेड बाय दबाया, 1.1 टाइप किया, और इज इक्वल टू कितने बार दबाया, n टाइम्स, 1 2 3 टाइम्स। ठीक है सर? सो मैंने जैसे कि आपको बताया, आप आगे जाके कभी भी कोई चीज ना भूलो, कोई भी कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर ट्रिक्स जो है वो भी मैंने यहाँ पे आपको बना के दिए हुए हैं। यस सर। एक और तरीके से प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 1/1.1 इज इक्वल टू कितने बार दबाएंगे, इज इक्वल टू 3 टाइम्स दबाएंगे, 1 2 3। सो ये क्या मिल गया मुझे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मिल गया, इनटू मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसको 1000 से, सो मुझे आंसर आ गया 500 751.3148, जो भी सेम आया वही। यस सर। बहुत ही डिटेल में, बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही शांति से मैंने आपको दो चीजें समझाई। सबसे पहले क्या चीज समझाई, ऑब्वियसली फर्स्ट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एक बार समझ गए, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर एक बार समझ गए, तो उसके बाद हमको कोई भी चीज समझने की टाइम नहीं लगेगा। क्लियर है सर? इसके आगे का जो कैलकुलेशन होंगे वो बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाएंगे, बहुत ही ज्यादा स्मूथ लाइन हो जाएंगे। सबसे पहले फ्यूचर वैल्यू फैक्टर का फॉर्मूला क्या था, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, फैक्टर फॉर्मूला छोड़ो, फ्यूचर वैल्यू मतलब हमें क्या था, प्रेजेंट वैल्यू प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट कैसा चाहिए हमको, कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, इसलिए 1 + r, 1 + r का पावर n करते हैं। ठीक है सर? यहाँ पे हम n कितने बार दबाते हैं कैलकुलेटर पे, n हम दबाते हैं इज इक्वल टू कितने बार दबाते हैं कैलकुलेटर पे, इज इक्वल टू हम कैलकुलेटर पे दबाते हैं n-1 टाइम्स। क्यों? क्योंकि जब हम कैलकुलेटर पे 1 + r ऑलरेडी टाइप करते हैं, जैसे कि 1.12 जब हम ऑलरेडी कैलकुलेट करते हैं, सो ये 1.12, 0.12 क्या है, 0.12 है मेरा 1 साल का इंटरेस्ट, 1 साल का इंटरेस्ट। सो इज इक्वल मतलब हमें क्या ऑलरेडी 1.12 टाइप करने के बाद हमको 1 साल का इंटरेस्ट ऑलरेडी मिल गया है, इसीलिए हम इज इक्वल टू n-1 दबाते हैं, या फिर इज इक्वल टू हम डायरेक्टली सेकंड ईयर से चालू करते हैं। सो इज इक्वल है 1.12, मुझे 1 साल का मिल गया। सो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, सेवंथ ईयर, एट्थ ईयर, नाइन्थ ईयर, 10th ईयर। क्लियर है सर? एंड सिमिलरली जब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते रहते हैं 1/1.12, क्या मुझे फाइनल आंसर मिला नहीं, जब मैं फर्स्ट टाइम इज इक्वल टू दबाता हूँ तब मुझे जाके फर्स्ट ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मिलता है, इसीलिए हम यहाँ पे n टाइम्स जो है वो इज इक्वल टू दबाते हैं। यहाँ पे n-1 और यहाँ पे n टाइम्स, ये था अपना सिंपल फॉर्मूला। और इसी के फॉर्मूला को हम यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू को हम इस इंटरेस्ट को यहाँ से अगर डिवाइड करेंगे तो हमको प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला जो है मिल जाएगा, जो कि है फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + r का पावर n, और प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। क्लियर है सर? ये अगर क्लियर है ना, तो आगे का कैलकुलेशन तो बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक है सर? ऑलमोस्ट अपने को ये समझते समझते ही 25 मिनट चले गए, बट हम लोगों ने ये बहुत अच्छे से जो है समझ लिया। क्लियर है सर?
केस नंबर 2 आता है अपना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मल्टीपल फ्यूचर कैश फ्लो। मल्टीपल फ्यूचर कैश फ्लोज मतलब क्या, कि आगे जाके हमको बहुत बार पेमेंट मिलने वाला है, ठीक है। जैसे कि एक हो प्लान हो सकता है, आपने सुना रहेगा सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान मतलब क्या, कि मैं 1 साल के बाद 10,000 रुपए विड्रॉ करूंगा, 2 साल के बाद 20,000 रुपए विड्रॉ करूंगा, 3 साल के बाद 30,000 रुपए विड्रॉ करूंगा, अलग अलग अमाउंट जो है विड्रॉ करूंगा, ठीक है। एक सेम अमाउंट नहीं विड्रॉ करूंगा। या फिर ऐसा हो सकता है जब भी मुझे लगे मैं पैसे विड्रॉ करूंगा। 1 साल के बाद मैं 20,000 रुपए विड्रॉ करूंगा, 3 साल के बाद डायरेक्टली सेकंड ईयर में वो कोई पैसे नहीं लगे, 3 साल के बाद मैं 20,000 रुपए विड्रॉ करूंगा, और फिफ्थ ईयर के एंड में मैं 1 लाख रुपए विड्रॉ करूंगा, एंड सो ऑन। तो उस केस में जो मैं करने वाला हूं उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसे बोलते हैं मल्टीपल कैश फ्लो। मल्टीपल कैश फ्लो मतलब क्या, जहां पे अमाउंट जो है वो सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, और पीरियड जो है वो सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। भले मैंने अमाउंट सेम रखी बट पीरियड सेम नहीं रखा, या फिर पीरियड सेम रखा बट अमाउंट सेम नहीं रखी, उस केस में ये हो जाता है मेरा मल्टीपल कैश फ्लो। सर आप बोलोगे सर मेरा अमाउंट भी सेम है और विड्रॉवल भी सेम है, मतलब मैं हर साल 1 लाख रुपए विड्रॉ करता हूँ, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एन्युटी। तो एन्युटी हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो टेंशन मत लो, हर एक चीज जो है हमको यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो ऑब्वियसली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया था, 1 साल के बाद हमको जो भी अमाउंट मिलने वाली थी फ्यूचर वैल्यू, उसको हम क्या कर रहे थे, डिस्काउंट कर रहे थे, जितने सब टाइम के बाद उसको हम मिलने वाली थी। जैसे कि यहाँ ये हमको 3 साल के बाद मिल रही थी, तो हमने यहाँ पे 3 साल का विड्रॉ किया। अगर सेम एग्जाम्पल में ऐड कर दूं कि मुझे 2,000 रुपए मिलने वाले हैं 4 साल के बाद, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 2,000 लिख दूंगा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 4 साल। सिमिलरली अगर मैं लिखूंगा 5,000 मुझे मिलने वाले कितने टाइम के बाद, में 5,000 मिलने वाले हैं 6 साल के बाद, सो मैं यहाँ पे 6 साल लिख दूंगा, ठीक है। बाकी सब चीजें कांस्टेंट है, ये जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है सर। सो अगर मैं इसको ठीक से लिख दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 + 0.10 का पावर 4, ठीक है। ये 5 के है ना, ये 2 के है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 + 0.10 का पावर 6। क्लियर है सर। सो सेम यही कंसेप्ट से, यही लॉजिक से हम क्या लिखते हैं, कैश फ्लो 1 डिवाइडेड बाय 1 + r का पावर 1। मतलब क्या, 1 साल के बाद मुझे जो अमाउंट मिलने वाली है, और यहाँ पे 1 साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, 2 साल के बाद मुझे जो अमाउंट मिलने वाली है, और 2 साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, और जो नंबर ऑफ एन मतलब जो भी है, मतलब 10 साल के बाद अगर कोई अमाउंट मिलने वाली है डिवाइडेड बाय 10 साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक तो ये फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, या फिर हम कैलकुलेट करते हैं यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू टेबल। क्लियर है सर। सर पानी पी लो थोड़ा सा। यस सर। सो यहाँ पे हम टेबल कैसे बनाएंगे, दोनों तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है सर। जैसे कि एग्जांपल है, सपोज यू रिसीव 1,000 इन ईयर 1, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 1,000 डिवाइडेड बाय 1 + r। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, सो 1.1 + r मतलब 0.10 का पावर 1। सेकेंड ईयर में क्या मिलने वाला है आपको, 2,000 प्लस 1 + 0.10 का पावर 2। और थर्ड ईयर में मुझे क्या मिलने वाला है, 3,000, तो 3,000 प्लस, ठीक है। मैंने ये ऊपर इंफॉर्मेशन एक आपके फॉर्मूला वे भी लिख दी, अब यहाँ पे टेबल से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है सर। सो ईयर कैश फ्लो प्रेजेंट वैल्यू कैश फैक्टर एट रेट 10%, और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑब्वियसली 1 डिवाइडेड बाय 1.1। फर्स्ट ईयर का मुझे डायरेक्टली मिलता है क्या, नहीं, इज इक्वल टू दबाने के बाद मिलता है, तो इज इक्वल टू दबाऊंगा तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 909। वापिस से डायरेक्टली इज इक्वल टू दबाऊंगा, सेकंड ईयर का मिल जाएगा, इज इक्वल टू दबाऊंगा, थर्ड ईयर का मिल जाएगा, ठीक है। ये थर्ड ईयर का, तो मुझे क्या मिल गया यहाँ पे, 3 साल का फैक्टर मिल गया। फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो क्या है, 1,000, सो 1,000 इंटू 0.909 इज इक्वल टू m प्लस, सो मुझे मिल गया 909.90, सो इसको मैं ऐड कर दूंगा, प्लस 2,000 इंटू 0.826 इज इक्वल टू m प्लस, ठीक है। सो सेम 3,000 इंटू 0.715 इज इक्वल टू m प्लस। मेमोरी प्लस, मैंने सबको मेमोरी प्लस किया, मेमोरी रिकॉल किया, तो मुझे आंसर आ रहा है यहाँ पे 41418, 4814 आ रहा है। यहाँ पे मैंने डेसिमल पॉइंट्स को कंसीडर किया है, ठीक है सर। मैंने यहाँ पे टोटल से इसके कैलकुलेट किया था, मुझे अभी कैलकुलेटर पे 4814 दिख रहा है। कोई भी आंसर रहने दो, आपको राउंडिंग ऑफ का इतना जो 1-2 रुपए का डिफरेंस रहता है, उससे कभी भी मार्क्स जो है कट नहीं होते। प्लीज, बहुत सारे लोग है ना टेंशन लेते हैं, सर 1-2 रुपए का डिफरेंस आ गया, 1-2 रुपए का डिफरेंस आ गया। अरे टेंशन मतलब 1-2 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको मार्जिन दिया जाता है। क्लियर है सर।
ये हम हुआ हमारा टेबल से कैलकुलेट करने का तरीका। अगर मुझे फॉर्मूला से कैलकुलेट करना है तो मैंने ऑलरेडी पेपर पढ़े, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही लिख दिया 1000, देखो 1000 डिवाइडेड बाय ये सेम चीज। सो यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका मैं एक टेक्निक आपको, ये शॉर्टकट तरीके से कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। उसके रिलेटेड मैंने यहाँ पे एक ट्रिक भी लिखी है, ठीक है। सबसे पहले आप नॉर्मल तरीके से इसको कैसे कैलकुलेट किए रहते हैं, नॉर्मल तरीके से आपने कैलकुलेट किया रहता 1000 डिवाइडेड बाय 1.1 इज इक्वल टू एम प्लस, ठीक है। फिर 2000 डिवाइडेड बाय 1.1 इज इक्वल टू एम प्लस, ठीक है। 3000 डिवाइडेड बाय 1.1, 1 2 3 एम प्लस, मेमोरी रिकॉल करोगे तो आपको आंसर ये जो है आ जाएगा 4815.927, ठीक है सर। ये आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको एक शॉर्टकट तरीके से कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये वाला तरीका तो आपको आ ही गया रहेगा क्योंकि ऊपर हमने कैलकुलेट किया था, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे शॉर्टकट तरीका कैसे है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये आपको एग्जाम में टाइम सेविंग करेगा। आप बोलोगे सर 3 ही साल का है, फटाफट कर लेंगे, अगर ये क्वेश्चन रहता 20 साल का तो, ठीक है, 20 ईयर्स का रहता तो आप क्या करते। यस। तो उस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले ये कैलकुलेट करो पूरा। क्या गया, 1000 डिवाइडेड बाय 1.1 इज इक्वल टू मेमोरी प्लस, ठीक है, इज इक्वल टू मेमोरी प्लस किया। फिर सेकंड क्या आ रहा है, 2000, डायरेक्टली 2000 कैलकुलेट करो डिवाइडेड बाय 1.1, ये छोड़ दो। आपको कितने साल का चाहिए, सेकंड ईयर का चाहिए ना, तो इज इक्वल टू दो बार दबाओ, मेमोरी प्लस करो। 3000 कितने साल का चाहिए, 3 साल का, इज इक्वल टू मेमोरी प्लस करो, मेमोरी रिकॉल करो, आपको आंसर जो है वो आ जाएगा 14815.92787, जो है आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सर। अगर किसी को वापस से नहीं समझा, एक और बार हम बताते हैं, 1000 करो डिवाइडेड बाय 1.1 इज इक्वल टू दबाओ, मेमोरी प्लस करो, ठीक है। ये क्या हुआ, ये जो हमने किया ना, डिवाइडेड बाय 1.10, ठीक है, ये ना कैलकुलेटर के मेमोरी में जो है ना वो स्टोर हो जाता है, ठीक है। सो ये जो था डिवाइडेड बाय 1.10, ये कैलकुलेटर ने अपने मेमोरी में स्टोर कर लिया। अब जितने बार भी मुझे इज इक्वल टू दबाया जाएगा तो मैं डिवाइड करूंगा 1.10 से, ठीक है। सो मैंने 1000 को डिवाइड किया 1.10 से, इसको मैंने क्या किया, मेमोरी प्लस किया। क्लियर है सर। सो वापस से कैलकुलेट करते हैं, 1000 डिवाइडेड बाय 1.1, ठीक है, इज इक्वल टू दबाया, मेमोरी प्लस किया। अब मुझे क्या है, सेकंड ईयर में क्या चाहिए, 2000 चाहिए। सो मैं कैलकुलेट पर सिर्फ टाइप करूंगा 2000 इज इक्वल टू मेमोरी प्लस, ठीक है। फिर मुझे क्या है, थर्ड ईयर में, सो 3000 इज इक्वल टू मेमोरी प्लस, मेमोरी रिकॉल करूंगा तो मुझे आंसर देखो आपको दिखता रहेगा। तो मुझे सेम आंसर आ गया 4815.9278, ठीक है सर। तो यहां से जो है आपके कैलकुलेशन का टाइम जो है वो बहुत ही ज्यादा सेव हो जाता है। इसीलिए बोलता हूँ कि प्लीज कैलकुलेटर अच्छा यूज करो और एक हर एक मेथड को सिस्टम से फॉलो करो। याद रखने की जरूरत नहीं सर, लॉजिकल है, ये जो है डिवाइडेड बाय 1.1 जो है आपके मेमोरी में सेव हो जाएगा। और सर हमको याद नहीं रखना, रिस्क नहीं लेनी है, तो आप ये नॉर्मल तरीके से भी कर ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम है। क्लियर है सर। ठीक है, एक बार किसी को देखना रहेगा तो देख लो, रिवाइज कर लो। जैसे कि मैंने आपको बोला था, मैं हर लेक्चर में क्या करूंगा, जब भी मुझे कोई चीज इंपॉर्टेंट लगती है, बड़ी लगती है, वहां पे मैं फुल स्क्रीन करके आपको रिवीजन करने को टाइम दे दूंगा। अगर आपको लगता है कि सर आपको क्या है ना कि आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, तो आप ऑब्वियसली वहां पे पॉज करके भी है ना रिवाइज कर सकते हो। प्लीज मेरे साथ रिवीजन करते हुए चलो, मेरे साथ स्पीड मेंटेन हो जाएगा। रिवीजन जब आप करोगे आपको खुद समझेगा कि आपको मेरे के पर्टिकुलर टाइम बहुत अच्छे से समझा है, मुझे ये थोड़ा सा नहीं समझा है, तो ऐसे हो सकता है आप उसी टाइम के क्विकली उसको ठीक से रिकॉल करो, रीड करो, एंड आपको मेरे साथ ही कंसेप्चुअली आप आगे बढ़ते हुए चलोगे। ये टेक्निक को फॉलो करो, रिवीजन कैसे मतलब क्लास के साथ ही रिवाइज करते हुए चलो। मैं ऑलरेडी आपको रिवाइज करवाता हूँ, क्लास में आपकी खुद की रिवीजन हो जाएगी। एक्टर के एंड में मैं वापस से एक बार पूरा का पूरा आज जो पढ़ा है वो रिवाइज करवाता हूँ, तो इससे क्या हो जाएगा, क्यूमुलेटिव रिवीजन हो जाएगी। मैंने जैसे कि आपको बोला था, लेक्चर एंड होने का टॉपिक चैप्टर एंड होने के बाद मैं आपको ऑडियो रिवीजन भी प्रोवाइड करूंगा, आपको वो भी मिल जाएगा। प्लस यूट्यूब पे आपको मेरा डिटेल रिवीजन लेक्चर भी मिल जाएगा। एंड अगर आप चाहते हो तो मैं आपको क्विक रिवीजन जो रहता है ना, क्विक रिवीजन कंसेप्ट रिवीजन मतलब क्या, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ मैं यहाँ पे फटाफट कंसेप्ट जो है वो बताते हुए चलूंगा। आपको वो रिवीजन भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, हर एक चीज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। सो आपको टेंशन लेने की कोई बात है नहीं, ठीक है सर। सो क्विकली इसको रिवाइज कर लो, ठीक है सर। सो अगला आता है अपना प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, ठीक है। सो इसका मतलब क्या कि फ्यूचर में आपको दो चीजें मैचिंग मैचिंग मिलेगी। क्या मैचिंग मैचिंग मिलेगा, एक तो पीरियड जो है वो सेम रहेगा और अमाउंट जो है वो सेम रहेगा।
ठीक है। जैसे मल्टीपल कैश फ्लो में मैंने क्या बताया था आपको कि फ्यूचर में आपको बहुत बार कैश फ्लो मिलेगा, उसका अमाउंट सेम हो, पीरियड सेम हो, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है सर। बट यहाँ पे जब अपना अमाउंट और सेम रहेगा, जैसे कि आपको एक पता रहेगा सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान, ठीक है, या फिर आपको एसआईपी पता रहेगा, ठीक है, कि एसआईपी मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या करता हूँ, एक फिक्स पेनियर पे, मतलब हर मंथली मंथली एनुअली क्वार्टरली जो भी मुझे अच्छा हो, मैं 500 रुपए इन्वेस्ट करूंगा, 500 रुपए, 1000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा, 10,000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा। तो उसमें क्या होता है, ये सिस्टमेटिक एसआईपी में मेरा अमाउंट अमाउंट और पीरियड जो है सेम होता है। सेम चीज यहाँ पे, कि यहाँ पे आपको इनफ्लो आने वाला है, ऐसे ही सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान रहेगा कि आपको क्या करना है, कि मेरे क्या है, कि जैसे कि यहाँ पे चलो मैंने एग्जांपल दिया है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान का, मुझे हर साल 1000 रुपए मिलने वाले हैं 3 साल के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा क्या है, अमाउंट जो है वो फिक्स हो गया, मेरा पीरियड जो है वो फिक्स हो गया, और मेरा गैप क्या है वो भी फिक्स हो गया, मुझे हर साल एनुअली एवरी ईयर जो है मेरा एनुअल पीरियड जो है, गैप भी जो है वो फिल हो गया, मतलब हर साल मुझे 1000 रुपए मिलेंगे अगले 3 साल के लिए, ठीक है। तो इस केस में हमको क्या मिलता है, उस केस में हमको मिलता है प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर। तो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, हमको सिंपल कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल है, यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए 1.1 आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आप कैलकुलेटर पे लो, ठीक है। 1 / 1.1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स दबाएंगे, और यहाँ पे एक चीज करेंगे, हम दबाएंगे ग्रैंड टोटल। सो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, ठीक है सर। सो यहाँ पे हमने क्या एक चीज की, अलग चीज की, हमने यहाँ पे ग्रैंड टोटल दबाया, ठीक है। तो जैसे कि 1 / 1.1 इज इक्वल टू दबाऊंगा तो मुझे फर्स्ट ईयर का फैक्टर मिल जाएगा, इज इक्वल टू दबाऊंगा मुझे सेकंड ईयर का फैक्टर मिल जाएगा, इज इक्वल टू दबाऊंगा मुझे थर्ड ईयर का फैक्टर मिल जाएगा। मुझे टोटल तीनों साल का फैक्टर चाहिए, इसलिए मैं दबाता हूँ ग्रैंड टोटल, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि हमको ग्रैंड टोटल वाला कैलकुलेटर चाहिए, ठीक है। सो 1 / 1 प्लस आर इज इक्वल टू n टाइम्स दबाएंगे और ग्रैंड टोटल दबाएंगे, आपको मिल जाएगा आपका प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। क्लियर है सर? प्लीज आई होप आप अब मेरे साथ कैलकुलेशन से करते हुए चलते रहोगे, मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद है ना आपका चैप्टर आने वाला है इक्विटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन, जिसको सिक्योरिटी वैल्यूएशन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इक्विटी बॉन्ड ये सब है ना सिक्योरिटीज ही होते हैं, ठीक है। तो उस चैप्टर में ये चैप्टर के हर एक कंसेप्ट यूज होने वाले हैं, ये प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट, फ्यूचर वैल्यू कंसेप्ट, एन्युटी कंसेप्ट, सब कंसेप्ट वहां पे यूज होने वाले हैं। वहां पे आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जाएगा, वरना आपने ये नहीं देखा तो। क्लियर है सर? आप ऐसा समझ लो आपका सिलेबस जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। यस सर, कल ही स्टार्ट हो गया था वो, हमने कोई टाइम पास किया ही नहीं था, ठीक है। यस सर। सर ऐसा हो सकता है ना कि आप बोलोगे सर ये तो हमारा डे 2 है, डे 2 पे ही हम इतना सारा कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। तो मैं आपको बात बता दूं कि हम लोग पढ़ रहे हैं सीएमए फाइनल, यस, फाइनल लेवल का सिलेबस है, जहां पे सिलेबस ऑलरेडी इतना वास्ट है। अगर आप आपके ना सिर्फ मॉड्यूल देखोगे ना, एसएफएम की मॉड्यूल, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस कितने दिख रहे हैं आपको, 784 नंबर ऑफ पेजेस है। अगर आपको यहाँ पे दिखता रहेगा छोटा सा, ठीक है, ये मार्किंग जो है यहाँ पे ऑब्वियसली पेज नंबर मार्किंग से मुझे नहीं दिखेगा, बट ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे कॉर्नर पे, आप राइट हैंड कॉर्नर पे यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। एक सेकंड, ये वाला पार्ट आप देखो, ये वाला, ठीक है, कितना दिख रहा है, 784 पेजेस। मतलब आपका सिलेबस इतना ज्यादा वास्ट है, उसको कंप्राइज करना, उसको हर एक चीज को टाइम में लेके आना, और उसको इतने कम टाइम में इतने अच्छे सिलेबस कन्वर्ट करने में लिए आपको टाइम लगने वाला है, ठीक है। फिर भी हम को पता है कि हम इस सिलेबस को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करने वाले, बहुत अच्छे से कवर करने वाले, ठीक है। सो अगर आपको लगता है कि ये लेक्चर्स हेवी जा रहा है, थोड़ा ये है, तो मैं बीच बीच में आपको लाइट थोड़ा बहुत चीजें इधर उधर की बातें भी करूंगा, मोटिवेशन भी दूंगा, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। ये जो चीजें थी जो हमने इंटर में पढ़ी हुई थी, बट ये पूरे का पूरा चैप्टर आपको जो आगे जाके पता है क्या, एनपीवी मेथड जो आएगा कैपिटल बजटिंग चैप्टर में, इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर में, वहां पे ये यूज होने वाला है। ये चैप्टर जैसे कि मैंने आपको बोला पूरा एबीसी है पूरे के पूरे सिलेबस का। मतलब ये जो हम चीजें पढ़ रहे हैं ना, इतने धीरे धीरे हम जा रहे हैं ना, कैलकुलेटर ट्रिक में आपको बता रहा हूँ, उसका रीजन एक ही है, क्योंकि ये चीजें आपको पूरे के पूरे हर एक चैप्टर में देखने को मिलेगी, ठीक है सर। इसलिए अब भी अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे ना, टाइम लगा के पढ़ोगे ना, तो आपको हर एक चीज हो जाएगी। यस, चैप्टर नंबर 2, लेसन नंबर 2, मतलब लेक्चर नंबर 2 ही है ये अपना, बट फिर भी आप इसमें हर एक चीज जो है वो
कवर कर रहे हो, अच्छे से कवर कर रहे हो, हर एक एग्जाम्पल के साथ कवर कर रहे हो। उल्टा यहाँ पे मैंने ना आपको कुछ लिखने को भी नहीं बोला है, मैं सिंपली बोल रहा हूँ आपको कैलकुलेटर कैसे यूज करना है वो आप सीख सकते हो। ये लेक्चर आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। आगे जाके जो आपका टेंशन रहेगा वो कम हो जाएगा, सब कुछ चीजें आपकी शॉर्ट हो जाएगी, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। एंड जब हमारा सब्जेक्ट का टारगेट है 70+, 80+, 90+, आप इस सब्जेक्ट में 100 भी लेके आ सकते हो। मैं आपको बोलता हूँ जो सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट में 100 लेके आया ना, मैं उसको लेटेस्ट आईफोन प्रो मैक्स जो भी रहेगा ना वो गिफ्ट कर दूंगा। क्लियर है सर? बस आपको 100 लेके आना रहेगा, ठीक है। मैं खुद होके अपने तरफ से वो गिफ्ट कर दूंगा, ठीक है सर। सर बाकी स्टूडेंट के लिए, बाकी स्टूडेंट लेके तो आप कुछ ना कुछ तो हम दे ही देंगे, टेंशन मत लो, पहले फोकस करो काम पे। यस सर। क्या पढ़ा हमने? प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। सो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर मतलब क्या? एन्युटी फैक्टर मतलब क्या? जब हमारा पीरियड सेम रहेगा और हमारा अमाउंट सेम रहेगा तो उसे बोलते हैं एन्युटी फैक्टर, ठीक है सर। सो उस केस में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? 1/1 + r इज इक्वल टू, दबाओगे आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मिल जाएगा 1 साल का, इज इक्वल टू दबाओगे आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मिल जाएगा 2 साल का, इज इक्वल टू दबाओगे आपको प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा 3 साल का, इज इक्वल टू दबाओगे आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मिल जाएगा 4 साल का, ठीक है। इंडिविजुअल फैक्टर अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई किया रहता तो आपको इंडिविजुअल हर साल की अमाउंट ली रहती, बट यहाँ पे जब अमाउंट सेम है इसलिए हम क्या कर रहे हैं? ग्रैंड टोटल दबा रहे हैं ताकि हमको हर साल का टोटल अमाउंट मिले। एक ही अमाउंट के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, हमको मिल जाएगा आंसर, ठीक है। सो 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इज इक्वल टू ग्रैंड टोटल इंटू 1000। मुझे आंसर जो है आ गया वो 24628.85199909, ठीक है सर। यस। सो सबसे पहले हमने क्या देखा था? सबसे पहले हमने देखा था फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू फैक्टर मतलब क्या? प्रेजेंट वैल्यू में हम इंटरेस्ट ऐड करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड कर रहे हैं इसलिए 1 + r का पावर n, ठीक है सर। सो फ्यूचर वैल्यू में हम -1 n-1 क्यों करते हैं? इज इक्वल टू में इज इक्वल टू हम एक बार कम दबाते हैं क्योंकि जब हम कैलकुलेटर पे ऑलरेडी 1 + r लिखते हैं तो मुझे 1 साल का इंटरेस्ट ऑलरेडी मिल गया रहता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा प्रेजेंट वैल्यू कुछ नहीं है, हमने यहाँ से फ्यूचर वैल्यू को डिवाइड किया सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ठीक है सर। यहाँ पे हम इज इक्वल टू सिंपल सेम टाइम दबाते हैं क्योंकि जब हम 1/1 + r करते हैं तो हमको कोई भी फैक्टर नहीं मिलता है, जब हम इज इक्वल टू दबाते हैं तब हमको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मिलता है, ठीक है सर। जितने अलग अलग अमाउंट रहेंगे उतने अलग अलग बार हम इसको इज इक्वल टू दबाते रहेंगे, उसको मल्टीप्लाई करके हम कैलकुलेट करेंगे। और हमको अगर एन्युटी फैक्टर चाहिए तो उस केस में हम सिर्फ ग्रैंड टोटल दबाएंगे जब हमारा अमाउंट रहेगा सेम। क्लियर है सर? सो ये था अपना प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एंड प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। यहाँ पे अगर आपको कंपैरिजन भी देखना रहेगा मल्टीपल कैश फ्लो एंड एन्युटी का तो आप वो भी जो है वो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है सर। यहाँ पे डिफरेंस क्या था? यहाँ पे डिफरेंस था कि आपकी अमाउंट जो थी वो अलग अलग थी, 1000, 2000, 3000, इसलिए हमने अलग अलग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया। अगर इन तीनों को ही मैंने ग्रैंड टोटल किया तो मुझे एन्युटी फैक्टर जो है वो मिल गया। ये देखो है ये। आप चाहिए तो क्रॉस चेक भी कर सकते हो, और यहाँ पे अमाउंट सेम थी इसलिए मैंने एक बार ही इसको मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। एक काम करो, क्रॉस चेक आप कर ही लो अगर आपको डर लग रहा रहेगा या फिर कोई डाउट रहेगा तो, ठीक है। ये इन तीनों का इंडिविजुअल फैक्टर और ये इन दोनों की टोटल ले लो, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है सर? यस सर। हो गया? कर लिया कैलकुलेट, कर लिया सॉल्व। इस बात का टेंशन ले देते आप इंटर लेवल पे, ठीक है। सो इतना सिंपल है ये, कुछ अलग से आपको इसमें कुछ करना है नहीं। अगला कंसेप्ट आता है अपना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी, ठीक है। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी, यहाँ पे लोग ना डायरेक्ट फॉर्मूला देखते हैं, कंफ्यूज होते हैं और वो बोलते हैं सर ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। एक सिंपल में एग्जांपल देता हूँ आपको। लेट्स गो टू 7th स्टैंडर्ड। वो तो याद रहेगा ना? yes. बैंक में मैंने पैसे डिपॉजिट किए ₹1000, ठीक है। एंड बैंक मुझे इंटरेस्ट पे करेगा। कितना इंटरेस्ट पे करेगा? @10%, ठीक है। तो मुझे इंटरेस्ट कितना हुआ मेरा? इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1000 इंटू 10%। इंटरेस्ट इन रुपीज कितना हुआ मेरा? 1000 इंटू 10% इज इक्वल टू ₹100। क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज देख लो यार अपना, ठीक है। अब मैं आपको पूछता हूं कि सर ये ना 1000 मुझे पता नहीं है, 1000 एक्स है, ठीक है। ये 1000 की वैल्यू मुझे पता नहीं है, बट इंटू 10% करोगे ना तो आपका आंसर आ रहा है 100। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? तो आप बोलोगे सर सिंपल है, एक्स इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 10% इज इक्वल टू 1000।
ठीक है, कैलकुलेटर पे करेंगे अपन, ठीक है, कोई रिस्क ही नहीं लेंगे। 100 डिवाइडेड बाय 10% इज इक्वल टू 1000, ठीक है। तो अब इसी चीज को मैं ऐसे लिख दूं, या फिर इसी चीज को मैं यहां से उठा के यहाँ लेके आऊं, ठीक है। सो क्या ये एक्स को मैं प्रेजेंट वैल्यू मान, ठीक है, इसकी जरूरत है नहीं मुझे। ये कैश फ्लो क्या था, कैश फ्लो था मेरा इंटरेस्ट पर एनम, और ये आर था मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। सो ये इंटरेस्ट था, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट था, और ये प्रेजेंट, ठीक है सर। यहाँ पे अगर किसी को और कंफ्यूजन रहेगा ना कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को 1,100 पे नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट मिलना चाहिए, ठीक है। आपकी बात सही है, बट मैं क्या करता हूँ ना, मैं हर साल के एंड में ये 100 रुपीज को विड्रॉ कर लेता हूँ। 100 रुपीज को विड्रॉ करता हूँ, मेरे साल भर का खर्चा 100 रुपीज है, मेरा 100 रुपीज में पूरा घर चल जाता है, मेरा सब कुछ 100 रुपीज में हो जाता है, ठीक है सर। सो ये 100 रुपीज में हर साल है ना विड्रॉ करता हूँ, 100 रुपीज में हर साल विड्रॉ करता हूँ, 100 रुपीज में हर साल विड्रॉ करता हूँ, ठीक है सर। सो 100 रुपीज में हर साल विड्रॉ करता हूँ, तो उसके बाद मेरा ओपनिंग बैलेंस क्या बचता है, ओपनिंग बैलेंस हमेशा के लिए मेरा 1000 ही बचता है, 1000 ही बचता है, 1000 ही बचता है। मैंने 1000 डिपॉजिट किया, मैंने भूल गया, ठीक है। सो यही अमाउंट है व्हाट इज परपेचुइटी ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, मतलब क्या कि हमने वो को एक ऐसी अमाउंट निकालनी है जो हम एक बार डिपॉजिट करके भूल जाए तो हमको ये पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मिलता रहना चाहिए। क्लियर है सर। तो उसके रिलेटेड में एक एग्जांपल भी लिया है, उसको पढ़ते हैं और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी ऑफ ₹5000, ठीक है ना। इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है ऑफ ₹5000 इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10,000, मतलब क्या मुझे हर साल 5,000 रुपए मिल रहा है, परपेचुइटी क्या है, मेरा हर साल 5,000 रुपए मिलेगा एट द रेट 10,000। तो मुझे बताओ मुझे कितने पैसे जो है वो डिपॉजिट करने पड़ेंगे। आप बोलोगे सर बहुत सिंपल है, 5,000 डिवाइडेड बाय 10% इज इक्वल टू 50,000। सर विदाउट कैलसी भी हमको कैलकुलेट करने आ रहा था, ये सेम चीज है। ये है सिंपल लॉजिक, ये है परपेचुइटी का लॉजिक, ठीक है। तो याद करो परपेचुइटी मतलब क्या, कि मैं एक ऐसी अमाउंट डिपॉजिट करूंगा बैंक में, मैं एक ऐसे अमाउंट डिपॉजिट करूंगा बैंक में जो मैं एक बार डिपॉजिट करके भूल गया हूं, तो मुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहे। या फिर उल्टा सोचो, उल्टा सोचो, उल्टा सोचो, उल्टा सोचो, मुझे हर साल 1,000 रुपए की जरूरत है, मुझे हर साल 1,000 रुपए की जरूरत है, मुझे हर साल 1,000 रुपए की जरूरत है, मुझे हर साल 1,000 रुपए की जरूरत है। बैंक मुझे 10% इंटरेस्ट दे रहा है, तो बताओ मैंने कितने पैसे बैंक में डिपॉजिट करने चाहिए। तो आप बोलोगे 10,000, 1,000 डिवाइडेड बाय 10% इज इक्वल टू 10,000। क्लियर है सर, इजी पीजी सर, ठीक है। सो प्रेजेंट वैल्यू में हमने अभी तक क्या क्या देखा, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमने देखा फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू में हमने थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट किया था, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या आया था, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर का पावर एन, और प्रेजेंट वैल्यू के लिए हमने यही फॉर यही जगह को इसी को हमने यहाँ से डिवाइड कर लिया था, मतलब इसको इधर लेके आए थे हम लोग। सो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर का पावर एन। फ्यूचर वैल्यू में क्या कर रहे थे, फ्यूचर वैल्यू में कैलकुलेटर पे जैसे कि हम 1 प्लस आर लिख रहे थे, मुझे एक साल का इंटरेस्ट मिल रहा था, मुझे एक साल का इंटरेस्ट मिल रहा था, इसीलिए हम इज इक्वल टू इनटू दबाने के बाद इज इक्वल टू कितने बार दबाते हैं, एन माइनस वन टाइम दबाते हैं, एन माइनस वन टाइम दबाते हैं। बट हम जब प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं तब 1 डिवाइडेड बाय 1.12 कर रहे हैं, तो क्या मुझे कैलकुलेटर पे आंसर मिल रहा है, क्या नहीं, इज इक्वल टू दबाने के बाद मुझे आंसर मिल रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे एन टाइम्स इज इक्वल टू दबाते हैं। क्लियर है सर। मल्टीपल क्लैश फ्लो में हम सेम चीज जो सिंगल कैश फ्लो में किया था वो बार बार किए जा रहे थे। परपेचुअल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, एन्युटी मतलब क्या, ये सबकी टोटल ले लेंगे हम लोग यहाँ से। इसके लिए अपने कैलकुलेटर में कौन सा बटन होना चाहिए, जीटी का बटन होना चाहिए। 1 डिवाइडेड बाय 1.12 इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू मेमोरी प्लस ग्रैंड टोटल करेंगे तो हमको वो जो है आंसर मिल जाएगा, ठीक है। परपेचुइटी मतलब क्या, मुझे हर साल 1,000 रुपीज चाहिए, बैंक मुझे 10% का इंटरेस्ट दे रहा है, तो मुझे कितने रुपए डिपॉजिट करने चाहिए, जितनी मेरी जरूरत है हर साल की, डिवाइडेड बाय मुझे जिस रेट पे पैसे मिलने वाले हैं, मुझे प्रेजेंट वैल्यू आज की मिल जाएगी। क्लियर है सर। अब एक और चीज है, मैं क्या चाहता हूं ना कि मेरा जो एक सेकंड, आगे आगे ठीक है, छोड़ो। तो मैं क्या चाहता हूं ना कि मेरा
अब है ना क्या हो रहा है, मैंने क्या बोला था पहले के एग्जांपल में, ये एग्जांपल में मैंने क्या बोला था, मेरा हर साल का खर्चा कितना है, 5,000 रुपए का खर्चा है मेरा, ठीक है। बट आपको पता है क्या कि हर साल है ना महंगाई बढ़ते जा रही है, हर साल महंगाई बढ़ते जा रही है, हर साल महंगाई बढ़ते जा रही है, हर साल महंगाई बढ़ती जा रही है। तो मुझे हर साल 5,000 नहीं, इस साल 5,000 लगेगा, अगले साल 5,000 से थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, उसके अगले साल 5,000 से थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो मैंने क्या बोला कि मुझे एटलीस्ट ना 5% का इंक्रीमेंटल चाहिए, मुझे क्या चाहिए, 5% का इंक्रीमेंटल चाहिए। तो मतलब क्या हुआ कि मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले करूंगा 5,000। फर्स्ट ईयर में मुझे कितना चाहिए, 5,000, ठीक है, प्लस सेकेंड ईयर में कितना चाहिए मुझे, 5,000 प्लस 5%, सो आया 5,250। सेकंड थर्ड ईयर में कितना चाहिए, प्लस 5%, 5,512.5, ठीक है। तो इसको मैं डिवाइड करूंगा 1.10 का पावर 1, ठीक है, 1.10 का पावर 2, ठीक है, 1.10 का पावर 3, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसको मैं हर साल का अलग अलग कैश फ्लो ले रहा हूँ, तो ये सबका प्रेजेंट वैल्यू करूंगा। कब तक करूंगा, जब तक मुझे चाहिए, जिंदगी भर चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये है परपेटिविटी। बट आप मुझे एक बात बोलो, ऐसा आप कब तक करते रहोगे एंड कैसे करोगे एंड कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। सो इसके लिए आप सिंपल एक ट्रिक क्या करते हो कि ये क्या है, ये आपको मिलने वाला कैश फ्लो है और ये कैश फ्लो आपको एडिशनल कैश फ्लो है। मतलब आपको इतनी बात तो समझ रही है कि अगर आपको ग्रोथ चाहिए, आपको हर साल 5,000 रुपए नहीं चाहिए, आपको 5,000, फिर 5,250 रुपए चाहिए, फिर 5,512.5 रुपए चाहिए, ठीक है, 5,512.5 रुपीज चाहिए। तो इतना तो आपको लॉजिकली आप समझ गया रहेगा कि आपको 5,000 50,000 डिपॉजिट करके काम चलने वाला है, आपका नहीं, इसको आपको 50,000 प्लस, मतलब 50,000 से ज्यादा अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली एक शॉर्टकट यूज करते हैं, जो आपने पढ़ा भी रहेगा इंटर के अंदर। हम डायरेक्ट आपको जिस रेट पे रिटर्न मिलने वाला है, जितना रिटर्न मिलने वाला है, उसमें से हम हमारा ग्रोथ रेट कंपोनेंट ही माइनस कर देते हैं। क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा, जैसे मेरा डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा, मेरा न्यूमरेटर जो है वो बढ़ जाएगा, जैसे मेरा डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा वैसे मेरा न्यूमरेटर बढ़ जाएगा। एंड इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल से ये एग्जांपल लेते हैं अभी, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेटिविटी ऑफ ₹5,000, मतलब क्या है, मुझे हर साल 5,000 रुपए चाहिए विद अ ग्रोथ ऑफ 5%, मुझे हर साल 5% का ग्रोथ चाहिए एट रेट इंटरेस्ट 10%। तो हम क्या करेंगे, 5,000 डिवाइडेड बाय 1.10 माइनस 0.05, तो आंसर अपना क्या आ जाएगा, 5,000 डिवाइडेड बाय 0.05, कैलकुलेट कर लोगे कितना आ जाएगा, तो इज इक्वल टू करेंगे तो मुझे कितना आंसर आ रहा है, 1 लाख रुपीज का जो है वो मुझे आंसर आ रहा है। कितना आंसर आ रहा है मुझे, 1 लाख रुपीज का आंसर आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या कि मैं पहले साल मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, 1 लाख में से 1 लाख, ये मेरा अमाउंट है, इसमें से मुझे 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। सो ये मुझे कितना इंटरेस्ट मिल गया, मुझे इंटरेस्ट मिल गया 10,000 रुपीज का। तो ये कितना हो जाएगा, मेमोरी प्लस हो जाएगा, मेमोरी रिकॉल हो जाएगा, तो इसका मतलब कितना, तो पहले का 1 लाख प्लस 1 लाख, 1,10,000 जो है वो मेरा अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। सो ये कैसे चलता रहेगा टेबल कि सबसे पहले मेरा ओपनिंग कितना था, 1 लाख, इसमें मुझे इंटरेस्ट कितना मिला, 10,000 का, सो मेरा अमाउंट कितना बना, 1,10,000। इसमें से मैंने विड्रॉ कितना किया, मैंने विड्रॉ किया 5,000, तो मेरे पास बैलेंस कितना बचा, 1 लाख, ठीक है। अब अगले साल क्या होगा, अब अगले साल मुझे इस पे 10% इंटरेस्ट मिलेगा, -5,000 करूंगा इंटू 10% करूंगा, ठीक है, तो 10,500 का इंटरेस्ट मिलेगा। तो मैं इसको प्लस करूंगा, मेमोरी रिकॉल कर, प्लस में इज इक्वल टू करूंगा माइनस, इसमें से वापस मैं अगले साल का जो मुझे इंटरेस्ट लग रहा था 5,000 प्लस 5%, 5,250 कुछ तो भी आंसर आ रहा था वो। ऐसे मैं करते रहूंगा जिंदगी भर, मेरा पैसा खत्म नहीं होगा। तो मुझे एटलीस्ट जिंदगी भर 5% ग्रोथ से अमाउंट मिलता रहेगा। क्लियर है सर, मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर लिया, इसको इतनी जरूरत भी नहीं थी, बट फिर भी ठीक है, एक बार समझ लेंगे, वापस से कभी हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब क्या कि हम लोगों को आज एक ऐसी अमाउंट डिपॉजिट करनी है, एक ऐसी अमाउंट डिपॉजिट करनी है, मैंने आज एक 1 लाख रुपए ऐसे डिपॉजिट किए कि जिंदगी भर अगर मैंने 5,000 रुपए विद 5% ग्रोथ विड्रॉ किए तो भी मेरा अमाउंट जो है वो कभी खत्म नहीं होगा। क्लियर है सर, यस। सो सबसे पहले हम लोगों ने परपेटिविटी में क्या किया था, परपेटिविटी में हमको पता था कि मुझे कितने पैसे चाहिए, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेंगे, तो हम लोगों ने उसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, कैश फ्लो डिवाइडेड बाय आर या फिर इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय आर। एंड यहाँ पे मैं देखता हूँ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय आर माइनस जी, क्योंकि मुझे इतना हर साल ग्रोथ चाहिए, जितना ग्रोथ चाहिए तो मैं उतना माइनस कर दूंगा मेरे आर में से, ठीक है सर। ये था आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेटिविटी एंड प्रेजेंट वैल्यू विद ग्रोथ, परपेटिविटी विद ग्रोथ का फॉर्मूला। अगर आपको देखना है एक बार दोनों का कंपैरिजन, आप देख सकते हो। क्लियर है सर, स्क्रीन जो है वो विजिबल रहेगी। यस सर, पॉज करके देख लो अगर किसी को चाहिए तो।
यस सर, झटपट फटाफट चलते हैं आगे सर। अब आएंगे कुछ कैलकुलेटर के ट्रिक्स। हमको सिर्फ कैलकुलेटर यूज करना है, आपको जो कैलकुलेशन में दिक्कत जाती है, ठीक है, अभी तक की ट्रिक्स ही कर रहे थे, बट आप थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, थोड़ा सा और एक्सपर्ट लेवल, बड़े लेवल का आएगा कैलकुलेशन, ठीक है। सिंपल, मुझे कैलकुलेट करना है पावर कैलकुलेशन, ठीक है, तो मुझे कैलकुलेट करना है 2 का पावर 3। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था, 2 का पावर 3 कैलकुलेट करने के लिए इट टू इज इक्वल टू, मैं दबाऊंगा ऑलरेडी, मुझे कितने टाइम का मिल जाएगा, मुझे ये डायरेक्टली सेकंड ईयर का मिल जाएगा, तो इज इक्वल टू मैं सिर्फ 2 बार कैलकुलेट करूंगा। मतलब हम लोग जब पावर कैलकुलेट करते हैं, जो सेम लॉजिक जो मैंने आपको ऊपर बताया था, तो हम लोग जब पावर कैलकुलेट करते हैं तब हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू बता हम कितने बार दबाएंगे, n-1 टाइम्स दबाएंगे, n-1 टाइम्स। तो मुझे अगर 3 टाइम्स कैलकुलेट करना है तो इज इक्वल टू मैं सिर्फ 2 बार दबाऊंगा, ठीक है सर। तो आंसर मुझे है 8 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। बट सबसे मेन आता है, ये तो बहुत इजी है, ये सबको पता ही था। मेन आता है हाउ टू कैलकुलेट डर्टी पावर। हाउ टू कैलकुलेट डर्टी पावर। डर्टी पावर मतलब क्या, कि अगर आपको सम दिया है, कैलकुलेट करो 2 का पावर 4/20। 4/20 मतलब क्या हुआ, अगर 4/20 को मैं अलग तरीके से लिखूं, या फिर 4/20 मतलब 2 का पावर आपको निकालना है 2 का पावर 0.2। सर इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है, 0.20 आप इसको इनटू पॉइंट सा, थोड़ा सा छोटा सा कम बार ऐसे हल्लू हल्लू प्रेस करोगे तो भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, जोक्स अपार्ट। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए इसको बोलते हैं डर्टी पावर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डर्टी पावर। क्यों, क्योंकि आपको ये दिख रहा है ना, अजीब है। इसको बोलते हैं डर्टी पावर, कि इसको आप कैसे भी फिगर को ऊपर से कैलकुलेट कर सकते हो। उसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ स्टेप्स है, ये स्टेप्स आपको लर्न करने ही पड़ते हैं, इसका कोई भी अल्टरनेटिव है नहीं। क्लियर है सर। कुछ लोग यहाँ पे 13 टाइम्स 15 टाइम्स भी करते हैं, बट ऑब्वियसली एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है कि 12 टाइम्स जो है आप यूज करते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा बार करोगे उतना वो राउंडिंग ऑफ में डिफरेंस आता है, बाकी कुछ नहीं। बट 99.99% टाइम आप 12% करोगे, हम क्लास में 12% करोगे, हम सब जिंदगी भर 12% ही करेंगे, 12 टाइम्स ही करेंगे। क्लियर सर। सो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले लो, हमको जो भी कैलकुलेट करना है, ठीक है, हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको कैलकुलेट करना है 2 का पावर 4/20, ठीक है। सो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपके हाथ में कैलकुलेटर होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। मैं हम ये 2-3 बार कैलकुलेट करेंगे, तब जाके आपको थोड़ा सा दिमाग में बैठेगा, और विद द बैच हम जैसे मल्टीपल कैलकुलेशन करते हुए चलेंगे, आपको हो जाएगा, ठीक है। मैंने सारे के सारे स्टेप्स यहाँ पे मेंशन भी किए हुए, ठीक है। तो सबसे पहले लो कैलकुलेटर पे 2, ठीक है। सो पावर करना है ना, बट एक चीज करो, एक फॉलो करो, अंडर रूट दबाओ 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। जो भी आंसर आएगा, दिमाग नहीं लगाना है, -1 करो, ठीक है। -1 करने के बाद हम क्या करेंगे, हमको क्या करना है, हमको क्या निकालना है, पावर 2/20, 4/20, 4/20। सो इंटू 4/20, इंटू 4/20 करेंगे। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, हमने पहले क्या किया था, -1, अब उसको रिवर्स करना है, तो +1 करेंगे, और अंडर रूट क्या था उसको रिवर्स करना है, तो इंटू इज इक्वल टू करेंगे, इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना आंसर आ रहा है देख लो, 1.1870 कुछ तो भी आ रहा है, 1.149, ठीक है। मतलब अपना कैलकुलेशन बराबर है, अपने को कैलकुलेशन आता है भाई। यस, ठीक है। सर ये क्या किया, सर आपने वो दूसरे बार दूसरा कैलकुलेशन करके दिखाया था डेसिमल वाला, तो उस केस में कैसे करेंगे, उस केस में क्या क्या था अपना 4/20 मतलब 0.2 था ना, 4/20 पॉइंट। इस केस में कैसे करेंगे, सेम स्टेप, सेम स्टेप। टू लो कैलकुलेटर पे, अंडर रूट दबा 12 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस करेंगे, सबसे पहले माइनस करेंगे -1, ठीक है, -1 करेंगे, इंटू क्या करेंगे, इंटू 0.2, डिवाइड करेंगे, क्या कुछ नहीं, डिवाइड कुछ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं, इंटू 0.2 +1 इंटू इज इक्वल टू 12 टाइम्स, 1.4870 जो है सेम आंसर आपका आ रहा है, ठीक है। सो आपको यहाँ पे स्टेप्स कुछ फॉलो करने हैं, क्या स्टेप्स फॉलो करना है याद रखना है। सबसे पहले जो भी हमको कैलकुलेट करना है, जिसका भी हमको कैलकुलेट करना है, वो बेस को कैलकुलेटर पे टाइप करोगे। जो हमको 2 का कैलकुलेट करना है तो बेस को कैलकुलेटर पे टाइप करोगे, पहले 2 टाइप करोगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, अंडर रूट करेंगे 12 टाइम्स, अंडर रूट करेंगे 12 टाइम्स, अंडर रूट करेंगे 12 टाइम्स।
एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ 10 11 12, बस पहले माइनस करेंगे। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है पहला माइनस करना है प्लस करना है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको आंसर आता रहेगा 1.0016 कुछ तो भी, ठीक है। हमेशा आंसर यहाँ पे 1 से ऊपर ही आएगा, 1 से ऊपर ही आएगा, इसलिए हमको -1 करना है, ठीक है। ऑलवेज याद करो 1 से बड़ा आंसर आ रहा है तो हमको -1 करना है, -1 करेंगे, ठीक है। फिर आंसर आ जाएगा 0.00, ठीक है, मतलब 1 से छोटा हो गया आंसर। आप करो, आपको जो करना है वो इंटू 4/20 करो या इंटू 0.20 करो, जैसे करना है करो, आप कर सकते हैं। इंटू 4/20, ठीक है। अब क्या करना है, हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, इज इक्वल टू, मैंने कहा 0.0000। अगर मैं इसको इंटू इज इक्वल टू करूंगा ना तो ये और छोटा होता चलेगा, इसलिए हम क्या करते हैं +1 करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इंटू इज इक्वल टू कितना करेंगे, 12 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बस आपको आंसर आ जाएगा। सेम हमको सिर्फ दो चीजें याद रखनी है, पहले अंडर रूट करेंगे फिर -1 करेंगे। -1 का मैंने आपको लॉजिक बताया, क्योंकि 1 से बड़ा रहेगा, फिर एक बार फिर उसको रिवर्स करना है, रिवर्स करने के लिए -1 को +1 करेंगे, और अंडर रूट को करना है रिवर्स, तो इंटू इज इक्वल टू करेंगे 12 टाइम्स, ठीक है जी। ये जितने बार करेंगे उतने बार ही ये करोगे। अगर आपको यहाँ पे 13 टाइम्स करना है तो इसको भी 13 टाइम्स करो, बट आई विल सजेस्ट कि 12 टाइम्स ही करो, ठीक है। ये था अपना डर्टी पावर, क्लियर है सर। एक बार प्लीज इसके स्टेप्स देख लो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आपको काम आएगा। खुद होके एक बार रिकॉल करो, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, पूरे सिलेबस में इसके स्टेप्स बहुत ही ज्यादा जो है यूज होते हैं, बहुत ही ज्यादा काम को आते हैं, यस सर। इसी के साथ आता है सम इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस मतलब क्या, एडिशनल कैलकुलेशन जो आपको करने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या है, सम इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस में होल्डिंग पीरियड रिटर्न, होल्डिंग पीरियड रिटर्न जो है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। होल्डिंग पीरियड रिटर्न मतलब क्या, कि फॉर एग्जांपल से मैंने कोई तो स्टॉक जो है वो होल्ड किया था एक 10 साल के लिए, ठीक है। और जब मैंने 10 साल के बाद बेचा, 10 साल के बाद बेचा, तो मुझे पता चला कि मुझे इस पे 500 रुपए का जो है वो रिटर्न हो गया, 500 रुपए का रिटर्न हो गया, या फिर ऐसे बोलो कि 5% का जो है वो मुझे रिटर्न हो गया। ये रुपीज में हुआ 500 रुपए का रिटर्न, ये परसेंटेज में हुआ मुझे 5% का रिटर्न, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मेरा होल्डिंग पर रिटर्न हुआ, मतलब क्या, मैंने पूरे 10 साल जब स्टॉक होल्ड किया तब जाके मुझे 500 रुपए का रिटर्न हुआ, या फिर 5% का रिटर्न हुआ, ठीक है। तो ये होता है मेरा होल्डिंग पीरियड रिटर्न, कि हमने रिटर्न कितने कैलकुलेट करने, सो ये अमाउंट जो है वो आपको कैलकुलेट करनी रहती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल से एक और एग्जांपल लेते हैं, कि मैंने एक स्टॉक 10 साल के लिए होल्ड किया, ठीक है। इसको मैंने कितना में खरीदा था, इसको मैंने खरीदा था 5,000 रुपए में, ठीक है। और इसको मैंने कितने में बेचा, इसको मैंने बेचा आगे जाके ये ईयर 0 में, और इसको आगे जाके मैंने बेचा 5, 1 2 3 4 5 6, कितना हुआ है 5 6, मतलब कितना जीरो हो गया, ये कब हुआ, ईयर 10th ईयर में, ठीक है। सो मुझे कितने का फायदा हुआ, मैंने 50 लाख का फायदा हुआ, 50 लाख का फायदा नहीं हुआ, 50 लाख का मैंने बेचा। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, मेरा टोटल रिटर्न कितना हुआ, मैंने 50, 1 2 3 4 5, 50 लाख को इसको बेचा, 50,000 में खरीदा था, डिवाइडेड बाय कितना परसेंटेज निकालना है, तो ऑब्वियसली हम जिस पे खरीदेंगे उसकी परसेंटेज निकालते हैं, 5,000 में खरीदा था, सो मेरा होल्डिंग पीरियड रिटर्न क्या आ गया, इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। सो मेरा होल्डिंग पीरियड रिटर्न क्या हो गया, मेरा होल्डिंग पीरियड रिटर्न हुआ 50 लाख माइनस 5,000 डिवाइडेड बाय 5,000 इंटू 100, ठीक है। सर मेरा होल्डिंग पीरियड रिटर्न हुआ 99900 सर। इतना का भी होल्डिंग पीरियड रिटर्न होता है, क्या हो सकता है ना, 10 साल के लिए होल्ड किया, स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है, हम देखेंगे। हर साल का 100% रिटर्न भी मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो ये जो है वो मेरा रिटर्न था, ठीक है। बट ये मेरा रिटर्न कितने साल का था, ये मेरा रिटर्न था 10 इयर्स का। मुझे कितने टाइम का रिटर्न चाहिए, मुझे हर साल का रिटर्न कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे हम दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं। एक तो सिंपल इंटरेस्ट पर, सिंपल इंटरेस्ट में आपको पता रहेगा, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको डिवाइड करेंगे 10 इयर्स से, ठीक है। कि मुझे पता चल गया कि फिर मैंने डायरेक्टली 10 इयर्स से इसको डिवाइड किया, तो मुझे पता चल गया मुझे हर साल 9990% का जो है वो रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये सर आपने ये फॉर्मूला ऐसा क्यों रखा है, अगर ये मैंने 10 महीने के लिए होल्ड किया रहता तो यहाँ पे मैं क्या करता, 10 मंथ्स डिवाइड करता इंटू 12 मंथ्स मल्टीप्लाई करता, तो मुझे बहुत ज्यादा जो है एनुअल रिटर्न जो है वो मिल जाता। क्लियर है। एक काम करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू डायरेक्टली जंप करते हैं वापिस से आ जाएंगे। सो
एग्जाम्पल है कि invested rupees 4 lakh today, ठीक है, after 5 years you will get 7,65,000, calculate holding period return and annual rate of return, ठीक है, annual rate। तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली मैंने कितने में बेचा, 7,65,000 में बेचा, तो मेरा रिटर्न कितना हुआ, -4 लाख। ये मेरा रिटर्न हुआ, मेरा 65,000 का जो है वो रिटर्न है 7,65,000 -4, ठीक है। ये मेरा 3,65,000 का जो है वो रिटर्न हो गया। मेरा रिटर्न कितना हुआ, 3,65,000 का रिटर्न हुआ अमाउंट में, बट मुझे परसेंटेज में निकालना है, तो डिवाइडेड बाय 4 लाख करूंगा, इंटू 100 करूंगा, तो मुझे मिल जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। इंटू 100 करूंगा तो मुझे आंसर जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। सो 7,65,000 डिवाइडेड -4 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100, 91.25 आंसर आ रहा है सबका। यस, सो ये कितना हुआ, ये मेरा होल्डिंग पीरियड रिटर्न हुआ 95% का। बट ये क्या मेरा पर एनम रिटर्न हुआ, क्या नहीं, ये मेरा हुआ कितने साल का रिटर्न, ये मेरा हुआ 5 इयर्स का रिटर्न, ठीक है। मुझे पर एनम रिटर्न चाहिए, मुझे हर साल का रिटर्न देखना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जितने साल के लिए मैं होल्ड किया डिवाइडेड बाय 4 करूंगा, तो मुझे मिल जाएगा हर साल मैंने 22.18% जो है वो कमा लिया, ठीक है। बट एक मुझे बात बताओ, हम लोगों ने क्या बोला था कि हम लोगों को क्या करेंगे, हम लोगों को सिंपल इंटरेस्ट नहीं, हम लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट करना रहता है। हम पूरे के पूरे सिलेबस में कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये भी कैलकुलेशन करेंगे तो बराबर है। कभी भी एनुअल रिटर्न पूछे ना, तो एनुअल रिटर्न आप दोनों तरीके से उनको कैलकुलेट करके दिखाना। एनुअल रिटर्न आप दिखाना सिंपल इंटरेस्ट से भी और कंपाउंड इंटरेस्ट से भी, ठीक है, क्योंकि कभी भी रिस्क नहीं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या, कि हमको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चाहिए, ताकि हमको पता चले कि हमको टोटल इंटरेस्ट कितना मिला, ठीक है। सो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमारा एक ना फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, इनफ्लो डिवाइडेड बाय आउटफ्लो, कि मुझे फ्यूचर की वैल्यू कितनी थी डिवाइडेड बाय आउटफ्लो। सो इनफ्लो मेरा कितना हुआ, मेरा इनफ्लो, यहाँ पे रिटर्न नहीं इनफ्लो देखना है आपको, तो 7,65,000 का जो था मेरा इनफ्लो था, और मेरा आउटफ्लो कितना था, मैंने 4 लाख रुपए लगाए, मैंने 4 लाख रुपए जो है वो लगाया, और मुझे 7,65,000 रुपीज मिले, ठीक है। मुझे देखना है हर साल मैंने कितने रुपए मेरे लगाए, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, अंडर 1/n, 1/n मतलब मैंने कितने साल के लिए होल्ड किया, अंडर रूट 1/n मतलब 1/5 ईयर्स, ठीक है। ये अभी आपको कैलकुलेशन डिफिकल्ट लग रहा है, बट मैं इसका लॉजिक जो है आपको समझा दूंगा, आपको और इजीली जो है वो समझ आ जाएगा। -1 मैं डायरेक्टली आपको कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ, 2 मिनट का पेशेंस रखिएगा। मैं आपको पहले फॉर्मूला से कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, फिर लॉजिक बताता हूँ, और फिर वापस से कैलकुलेट करके आपको समझ जाएगा, ठीक है। सो 7,65,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख इज इक्वल टू 1/5। 1/5 कैसे करेंगे, वही अपना पावर 1/5 डर्टी पावर। सो अंडर रूट 12 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्योंकि इस 1/5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर किसी को डाउट रहेगा तो। इसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। सो ये मैंने कितने बार किया मेरे को याद नहीं आ रहा, ठीक है, वापस से करते हैं। 7,65,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। -1 क्यों, क्योंकि 1 से ऊपर दिख रहा है, -1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। मेरा आ रहा है आंसर 1.13847 करके कुछ तो भी। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -1 करेंगे, -1 इंटू 100 करेंगे, आपको मिल जाएगा 13.48% पर, ठीक है। बेसिकली कैलकुलेट कैसे करना है वो समझा, लॉजिक में आपको 2 मिनट में समझाऊंगा, लॉजिक समझाए बिना तो मैं आपको घर पे नहीं भेजने वाला, इतना तो आपको अभी तक पता चल ही गया है, ठीक है। और सच में ये हम सब इंटर और मेन जो मैथ्स है, फाउंडेशन में जो मैथ्स आता था वो कैलकुलेट कर रहे हैं, कुछ अलग से कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। सो सबसे पहले क्या है, 13.84% जो है आपका आ गया। अब कैलकुलेटर पे लो, 7,65,000 है, 4 लाख प्लस करो, इसमें प्लस 13.84%, वापिस से प्लस करो 13.84% प्लस 13.84%, 2 साल का हुआ, प्लस 13.84%, 3 साल का हुआ, प्लस 13.84%, 4 साल का हुआ, प्लस 13.84%, 5 साल का हो गया। मुझे कैलकुलेटर पे आया 7,64,776.3, मतलब ठीक है, ये राउंडिंग ऑफ का जो है वो डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। 7,64,776.3, ठीक है, ये इतना डिफरेंस जो है वो चलता है।
समझा आपको कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? अब मैं इसका आपको लॉजिक बताता हूँ, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट अपना फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या था? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर का पावर एन, 1 प्लस आर का पावर, ठीक है। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? मुझे आर कैलकुलेट करना है। ये दिखाने के बाद आप बोलोगे सर इतना इजी था, ये पहले क्यों नहीं बताया? अगर ये मैंने पहले दिया बताया रहता तो आपने इतना ध्यान नहीं दिया रहता, ठीक है। सो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करना है मुझे आर, ठीक है। सो अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूँ तो मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहले ये मेरा फ्यूचर वैल्यू है। एक स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, हमको पता है हमको मैथ्स नहीं आता, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 1 प्लस आर का पावर एन, ठीक है। ठीक है, अगर इधर 1 प्लस आर का पावर एन है तो यहाँ पे जो पावर है तो यहाँ पे मुझे अंडर रूट करना पड़ेगा, ठीक है। इज इक्वल टू के साइड में मुझे पूरा उल्टा करना पड़ता है, तो ठीक है मैं यहाँ पे लिख दूं। सो फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू का अंडर रूट 1 बाय एन, सो इज इक्वल टू 1 प्लस आर, ठीक है। सो वापस से मैं आर को भी यहाँ पे लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो मुझे फॉर्मूला मिल जाएगा फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू का अंडर रूट 1 बाय एन माइनस 1, ठीक है। समझा अब आपको? यस। ये अगर आपको समझा रहेगा तो आपका कैलकुलेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। क्लियर है सर? देख लो इसको एक बार फटाफट, ठीक है। वापस से एक बार ये वाला स्टेप जो है वो देख लेते हैं, कंपाउंड रेट पर एनम कैसे निकलते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपको अब भी इजी लगता रहेगा, अभी थोड़ा सा ये जब क्वेश्चंस आते हैं ना तो ये सेम चीज जो है वो आप भूल जाते हो। सो कंपाउंड रेट हम लोग जो फ्यूचर रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर का पावर एन, ठीक है। हमको यहाँ पे अब ये कौन सी चीज मिसिंग है? आर मिसिंग है। तो ऑब्वियसली मैंने सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू को यहाँ लेके डिवाइड लिया, ये एन को यहाँ लेके गया तो ये अंडर रूट हो जाएगा, और ये प्लस 1 को यहाँ लेके जाया माइनस 1 हो जाएगा। तो मुझे ये वाला फॉर्मूला जो है वो मिल गया। क्लियर है सर? ये फॉर्मूला अब तो समझ गया आपको कि कुछ अलग से नहीं करना है, ये याद भी नहीं रखना है। अगर किसी को याद नहीं रखना है ना तो पहले ये लिखो और उसके बाद ये डिराइव करो, 2 मिनट का काम है, ठीक है। कुछ नहीं लगता, ठीक है। डिराइव करके एक और बार बताओ अगर आपको चाहिए तो, लास्ट टाइम पक्का पक्का, ठीक है। किसी को समझा नहीं रहेगा तो उसके लिए, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर का पावर एन, और ये क्यों करके दिखा रहा हूँ ताकि समझे कि ये कितना जल्दी कैलकुलेट होता है, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू इज फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू लिखेंगे। हमको दिख रहा है यहाँ पे पावर 1 बाय आर है, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे 1 बाय एन करेंगे, और दिख रहा है ए प्लस है तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। एक स्टेप में आपको जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। आर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 बाय एन फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू माइनस 1। क्लियर है सर? यहाँ पे कैसा था? इनफ्लो डिवाइडेड बाय आउटफ्लो। फ्यूचर वैल्यू क्या था? 7,65,000। मैंने कैलकुलेटर पे क्या लिया? ले लो, 7,65,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख, 4 लाख कैलकुलेटर पे लिया, ठीक है। इज इक्वल टू दबाया, मुझे आंसर आ गया 1.9125, ठीक है। अब क्या करना है? अंडर रूट 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब क्या करूंगा? मुझे 1 से बड़ी अमाउंट दिख रही है तो मुझे पहले 1 माइनस करना पड़ेगा, -1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। ये 1/5 जो है ना, इंटू 1 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अब मुझे क्या आंसर आ जाएगा? प्लस 1 से छोटा आ रहा है तो प्लस वन इंटू इज इक्वल टू 10 टाइम्स, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.1384। मुझे क्या करना है? -1 इंटू 100 करूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे परसेंटेज पे है 13.847% जो है वो आ जाएगा। आप 13.85 भी है यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। 13.85 लिखा तो अपना जो 700 के अराउंड आ रहा था वो और बड़ा हो जाएगा। क्लियर है सर? इतना इजी है ये, कुछ नहीं करना था यहाँ पे। यस सर। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? मैं आपको सिर्फ एक कंसेप्ट बताता हूँ, अपने इंटर में पढ़ा रहेगा। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मतलब क्या? कि एक ऐसा रेट, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक ऐसा रेट है, इज द रेट ऑफ रिटर्न एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। मतलब क्या? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ठीक है। एक तो ये इसका डेफिनेशन हुआ। अब इसको समझते हैं कि लॉजिक से हमको क्या करना रहता है, ठीक है। एक एग्जांपल से, आप में से कोई रहेगा ऐसा कि जिसको ना बिजनेस सेट करना है या फिर कोई तो कंपनी डालनी है आगे जाके, ठीक है। तो वो बोलता है कि मैं ना एक ऐसी कंपनी डालूंगा जहां पे वो कंपनी मुझे अगर आज खड़ी करनी रहेगी तो मुझे
पूरी कंपनी खड़ी करने के लिए 50 करोड़ रुपीज जो है वो लगने वाले, कितने लगने वाले हैं मुझे, 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, ठीक है। और आगे जाके मैं जब पता है कि मुझे कुछ जो है ना कैश फ्लोज आने वाले हैं, कुछ कैश फ्लोज आने वाले हैं कि मुझे 10% का कैश फ्लो आएगा, फिर है सॉरी, मुझे 10 करोड़ का जो कैश फ्लो आएगा एक ईयर में, सेकंड ईयर में मुझे आएगा कैश फ्लो 11 करोड़ का, थर्ड ईयर में मेरा बिजनेस थोड़ा अच्छा सेट हो जाएगा तो मुझे आ जाएगा 15 करोड़ का, एंड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो मुझे एक देखना है कि ये सब जो मुझे कैश फ्लो जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, क्यों है, क्योंकि मुझे एक तो पता है कि मुझे आज 50 करोड़ इन्वेस्ट करना है, ये तो मुझे पता है, बट आगे जाके ऐसे होगा ये तो मेरा एक्सपेक्टेशन रहेगा ना, आगे जाके ऐसे होगा ये तो मेरा एक्सपेक्टेशन हो जाएगा। तो ये मेरी जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज है, मैं उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आता हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया, ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू हो गया, ये मेरा फ्यूचर वैल्यू हो गया, फ्यूचर कैश फ्लो वैल्यू ऑफ मल्टीपल कैश फ्लो, ठीक है, सिंपल है। अब मुझे क्या करना है, ऐसे रेट से इनको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना है जिससे मुझे पता चलेगा कि मुझे कम से कम मेरे बिजनेस में इतना रेट ऑफ रिटर्न जो है वो लगेगा, इतना रेट ऑफ रिटर्न लगेगा। तो ये रेट से, ये जब कैश फ्लो को एक रेट से, ऐसे कौन सा रेट से मैं उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आऊं जो उसकी वैल्यू जो है 50 करोड़ हो जाएगी, उसको बोलते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब क्या, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज द रेट एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, ये मेरा कैश इनफ्लो है, इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। मतलब क्या, मुझे एक ऐसा रेट कैलकुलेट करना है जहां से मेरे इनफ्लोज है मेरे आउटफ्लो के बराबर हो जाए, ठीक है। बट ये रेट कैलकुलेट करने के पीछे का लॉजिक क्या है, ठीक है, ये रेट तो हम कैलकुलेशन कर ही लेंगे, आपको समझ गया रहेगा, ये डर्टी पावर वगैरह सब यूज करके आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये रेट कैलकुलेट करने का मतलब क्या होता है कि मुझे जब पता है कि मैं 10 या 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, तो ये तो मेरे हाथ में है नहीं, ठीक है, ये कैश फ्लो जो है वो मेरे हाथ में है नहीं, कभी 10 हो सकता है, कभी 11 हो सकता है, 12 हो सकता है। मुझे एक ऐसा रेट पता करना रहता है कि जिसके ऊपर जो है मेरा एटलीस्ट रिटर्न होना चाहिए, मुझे एटलीस्ट इसके ऊपर जो है वो रिटर्न मिलना चाहिए। मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर अगर मेरा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आया 10%, तो मुझे अगर 10% से ज्यादा रिटर्न मिलने वाला रहेगा ना तो ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, और 10% से कम रिटर्न आ जाएगा ना तो वो मेरे बेनिफिशियल नहीं है, वो मुझे लॉस मेकिंग है। आप खुद इमेजिन करो कि अगर ये सबका कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है 10% से 50 करोड़, ठीक है। अब मुझे इस साल है ना 11% 11 करोड़ नहीं 9 करोड़ का कैश, 9 करोड़ का कैश इनफ्लो हो जाएगा। तो 10% से जब मैं उसको डिस्काउंट करूंगा तो मुझे ये वैल्यू 50 करोड़ से कम आ जाएगी, ऑब्वियसली 48 करोड़ से कुछ तो भी आ जाएगी, ठीक है। समझ रहे हैं, आपको आपको इमेजिन हो रहा है, अगर मेरा फ्यूचर का कैश फ्लो कम हो गया, मुझे फ्यूचर का कैश फ्लो कम हो गया एट द रेट 10% रेट ऑफ रिटर्न, जो मेरा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, मेरा फ्यूचर का कैश फ्लो कम हो गया तो मेरे जो प्रेजेंट वैल्यू से कम अमाउंट मुझे मिलेगी। और ऐसा हो गया कि यहाँ पे 9 करोड़ नहीं 19 करोड़ का मुझे फायदा हुआ, 19 करोड़ मिल गए मुझे, तो मे बी मुझे यहाँ पे 54 करोड़ जो है वो मिल जाएंगे। क्लियर है सर, आपको सिर्फ इमेजिन करना है यहाँ पे। यस, सो ये यूज होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये हम हमारे चैप्टर में भी यूज करेंगे, वहां पे आपको इसके सारे एग्जांपल जो है वो मिल जाएंगे आपको, ये इंटर में भी आपने देखा रहेगा, ये सब मैंने अभी आपको रिकॉल भी करवा लिया, ठीक है सर। तो सिंपल इतना भी अगर याद रखोगे ना कि आपको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, क्या अभी तक आप में भी बहुत सारे लोग सिर्फ इतना ही याद रखते रहोगे। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मतलब क्या है, ऐसा रेट ऑफ रिटर्न जहां पे हमारा प्रेजेंट वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। बहुत सारे लोग अभी तक सिर्फ इतना ही याद रखते रहेंगे, ठीक है, फिर भी उनको कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब मैंने एग्जाम्पल के साथ और एक्सप्लेन किया तो फिर वो सोचने लगे रहेंगे, अच्छा ऐसा था क्या, थोड़ा डिफिकल्ट है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आलू आलू समझ आएगा। इतने टाइम आप सेम चीज कर रहे थे, अभी भी सेम चीज करोगे विद परफेक्ट एग्जांपल, विद प्रैक्टिकल नॉलेज, विद एवरीथिंग। क्लियर है सर। इसके बाद आता है ट्रायल एंड एरर मेथड एंड इंटरपोलेशन। ट्रायल एंड एरर मेथड एंड इंटरपोलेशन मतलब क्या, लोग कंफ्यूज होते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड को इंटरपोलेशन देखते हैं, ठीक है, क्या है मैं एक सेकंड आपको बता देता हूँ, ठीक है, एक बार इसको पढ़ लो। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक बार किसको रिकॉल करना है तो रिकॉल कर लो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला अगर आपको देखना है, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा कचरा हो गया, फिर भी किसी को समझना रहेगा तो वो समझ ले। हो गया क्या मालिक, देख लिया क्या, ट्रायल एंड एरर एंड इंटरपोलेशन, ठीक है। पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके बाद देखते हैं, ठीक है। इसके रिलेटेड ही एग्जांपल है, वो एक बार एग्जांपल सॉल्व करोगे तो आपको वो ऊपर का इजीली याद आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही ध्यान से सॉल्व करेंगे, एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, मतलब आप बोल सकते हो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% आपको दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है, 100% आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन इसका दिखेगा।
कैलकुलेट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। कैलकुलेट क्या करने बोला है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, क्यों इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करते हैं, वापस से रिवाइज करते हैं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से मुझे क्या मिल जाएगा? एक रेट मिल जाएगा जहां पे मेरा प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर। ठीक है, ये क्या है? प्रेजेंट वैल्यू का आउटफ्लो इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनफ्लो। ठीक है, ये हो गया मेरा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब आगे क्या देखेंगे हम? ये यूज क्या होता है? अगर इस रेट से मेरा रेट लेस है तो मुझे क्या हो जाएगा? लॉस। और इस रेट से मेरा रेट ज्यादा है तो मुझे हो जाएगा। समझ लो, ये था अपना ऊपर का रिवीजन। में भी मैंने एक और बार रिवीजन आपको करवा दिया। क्लियर है सर? मैं बोला ना आपको, क्लासेस में इतने मल्टीपल और क्यूमुलेटिव रिवीजन होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे ना, कि जिससे क्या हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा क्लास के अंदर ही इतनी ज्यादा रिवीजन हो गई एंड आपको समझ में भी नहीं आया। क्लियर है? समझ में भी नहीं आया कि आपकी इतनी ज्यादा रिवीजन हो गई है, समझ में कंसेप्ट नहीं आया, ऐसा नहीं, समझ में नहीं आया कि आपकी कितनी ज्यादा रिवीजन हो गई है। आपको एक से बाद में एक बार खुद होकर जब क्वेश्चन सॉल्विंग में आओगे ना, आपको जेन्युइनली समझेगा ये लेक्चर, ये दो दो लेक्चर थे ना, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, ये डेमो के लेक्चर्स, मतलब डेमो मतलब बेसिक्स के लेक्चर, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना पूरे के पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पूरे सिलेबस के रिलेटेड। आपको ये आगे जाके सॉल्व आ जाएगा, आगे आके समझ आ जाएगा। क्लियर है सर? सो फर्स्ट ईयर का कैश इनफ्लो कितना दिया है? 30, 3,000, 4,000, 4,000, 3,000। क्लियर है सर? इन्वेस्टमेंट कितना है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट है मेरा 10,000। ठीक है, मैंने 10,000 लगाया। 4 साल का प्रोजेक्ट है, मुझे पहले साल 3,000 मिलेगा, फिर 4,000 मिलेगा, फिर 4,000 मिलेगा, फिर मुझे 3,000 मिलेगा। ठीक है, सो हमको क्या करना है? हमको रेट निकालना है, इंटरनल रेट। ठीक है, उसको कैसे निकालते हैं? तो हमको क्या लगता है कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे इस रेट को? ठीक है, हमको क्या करने आता है? हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालने आती है। ठीक है, किससे आती है? कोई भी रेट दे दो हमको निकालने आती है। क्या बोला मैंने? कोई भी रेट दे दो हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालने आती है। कोई भी रेट दे दो हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालने आती है। अरे तो लो ना कोई भी रेट। तो सबसे पहले ये टेबल जो हमने प्रेजेंट वैल्यू का टेबल बनाया था, सबसे पहले मैंने क्या किया? ट्रायल एंड एरर, नाम से ही समझ रहा है, ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर मतलब क्या? ट्राई करेंगे, एरर करेंगे, ट्राई करेंगे, एरर करेंगे, ट्राई करेंगे, एरर करेंगे, करते रहेंगे। तो ट्रायल एंड एरर, सबसे पहले मैंने ट्राई किया 12% के हिसाब से। सो 12% के हिसाब से क्या करोगे आप कैलकुलेट? ठीक है, 1/1.12 इज इक्वल टू इंटू 3,000, जो भी आंसर आएगा 2,678.57। वापिस बोल रहा हूँ, अभी सॉल्विंग नहीं करना है, अभी कैलकुलेटर पे ध्यान देना है। ठीक है, तो क्या किया मैंने सबसे पहले, या फिर एक और चीज कर सकते हो, 3,000/1.12 इज इक्वल टू, ठीक है, अब स्मार्ट वर्क दिखाओ, इज इक्वल टू क्या किया? 2,678.57 मैंने यहाँ पे लिख दिया। मुझे दिख रहा है यहाँ पे भी मेरा 3,000 है, तो 2, 3, 4, ठीक है, 190655। ठीक है, ये है शॉर्टकट ट्रिक, ये है कैलकुलेटर की ट्रिक। ठीक है, इस सबको आप मेमोरी प्लस में ऐड कर दो, ऊपर वाले को भी मेमोरी प्लस में ऐड करना है। ठीक है, सो वापिस से दिखा रहा हूँ, 3,000/1.12 इज इक्वल टू मेमोरी प्लस। ठीक है, फर्स्ट ईयर का आ गया, इज इक्वल टू सेकंड ईयर, इज इक्वल टू थर्ड ईयर, इज इक्वल टू फोर्थ ईयर। हमको फोर्थ ईयर में 3,000 है दिख रहा है, तो मैंने इसको भी मेमोरी प्लस में ऐड किया। ठीक है, 4,000/1.12 इज इक्वल टू, फर्स्ट ईयर का है क्या काम का? नहीं, सेकंड ईयर का है काम का, इज इक्वल टू सेकंड ईयर दबाया तो 3,188 हमको जो आ गया वो देखा, मेमोरी प्लस किया, इज इक्वल टू क्या, वापस से मेमोरी प्लस किया, हमको फोर्थ थर्ड ईयर का भी जो आ गया। ठीक है, ये सबका आ गया टोटल, यहाँ पे लिख दिया डायरेक्टली, मेमोरी रिकॉल दबाऊंगा, 10,621.0222 जो है मेरा आंसर आ रहा है, परफेक्टली मैच टाइम जो है बच गया। ठीक है, तो मुझे क्या दिखा? मुझे ये दिखा कि मेरा इनफ्लो क्या, मेरा आउटफ्लो क्या था फर्स्ट डे का? 10,000। ठीक है, सो इसका मतलब मुझे एट द रेट 12% रिटर्न मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मुझे ज्यादा इनफ्लो मिल रहा है, ज्यादा इनफ्लो मिल रहा है। ठीक है, मतलब 10,000 से ये मेरा 10,000 आउटफ्लो था, मुझे इनफ्लो कितना मिल रहा है? एट द रेट 12%, मुझे ज्यादा इनफ्लो मिल रहा है। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इनफ्लो कम करना पड़ेगा, मुझे इनफ्लो कम करना पड़ेगा, मुझे रेट कम करना पड़ेगा। नहीं बेटा, रेट मुझे बढ़ाना पड़ेगा। ऑब्वियसली जब जैसा मेरा डिनोमिनेटर बढ़ेगा, मेरा न्यूमरेटर कम हो जाएगा। ठीक है, सो ऑब्वियसली अगर मैं इसको ज्यादा रेट से प्रेजेंट वैल्यू करूंगा, उतना मेरा आंसर कम हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या सोचा, 12% से नहीं हो रहा है, 14% से हो जाए। अब खुद कैलकुलेट करो, 2 मिनट का टाइम लो, मैंने जो ट्रिक कैलकुलेशन आपके लिए बताया था उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। मैं आपको दे रहा हूँ गिन के 2 मिनट का टाइम, 2 मिनट नहीं, 1 मिनट का टाइम बहुत हो जाएगा। ठीक है,
सिर्फ 14% वाला करो, आगे का मत करो। आगे का क्यों करना है मैं बताता हूँ, ठीक है। ध्यान बूझ के मैंने 12%, 14%, 16% लिया है, उसके पीछे कोई लॉजिक है, ठीक है, उसके पीछे कोई लॉजिक है। प्लीज सिर्फ 14% वाला करो। यस सर, होना चाहिए अभी तक अपना। क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 3000 डिवाइड बाय 1.14 इज इक्वल टू, फर्स्ट ईयर में 3000 है, मेमोरी प्लस इज इक्वल टू थर्ड ईयर में मेमोरी, थर्ड ईयर में 3000 है इज इक्वल टू मेमोरी प्लस। फिर 4000 डिवाइड बाय 1.14 इज इक्वल टू, फर्स्ट ईयर में है नहीं, सेकंड ईयर में है, इज इक्वल टू मेमोरी प्लस, थर्ड ईयर में है इज इक्वल टू मेमोरी प्लस। मेमोरी रिकॉल किया, वापस से मुझे ज्यादा रेट मिल गया, वापस से मुझे मिल गया 10,185.575958 ठीक है। तो वापस से मुझे ज्यादा मिल गया, मुझे और रेट बनाना पड़ेगा, मेरा इनफ्लो अभी भी ज्यादा है, मुझे प्रॉफिटेबल है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अब इस बार 16% से कैलकुलेट करूंगा। चलो मेरे साथ ही कैलकुलेट करते रहो, इसीलिए मैं बोला ट्रायल एंड एरर, हम ट्राई करते रहेंगे, ठीक है, ठीक है, ट्रायल एंड एरर। सो ट्रायल एंड एरर में हमने क्या किया, 1 डिवाइड कितना है अपना 3000। अब चलो दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं, वो आ रहे हैं, ठीक है। 1.16, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 1.16 इज इक्वल टू, फर्स्ट ईयर का क्या है, इनटू 3000 इज इक्वल टू मेमोरी प्लस, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय 1.16 इज इक्वल टू 2 साल का मिल गया, 2 साल सेकंड ईयर का क्या है 4000 इज इक्वल टू मेमोरी प्लस, ठीक है। 1.16 1 1 डिवाइडेड बाय 1.16 1 2 3 इनटू 4000 इज इक्वल टू मेमोरी प्लस, ठीक है। फिर 1 डिवाइडेड बाय 1.16 इज इक्वल टू इनटू 3000 इज इक्वल टू मेमोरी प्लस। एक तो इसमें आंसर आ गया, आंसर देखो आप सब देख सकते हो, आंसर आ गया। फर्स्ट थिंग, इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगा। फर्स्ट सेकंड थिंग, इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। फोर थर्ड थिंग, इसको करते टाइम अगर आपने एक स्टेप मिस कर दी तो जय श्री राम, ठीक है। इसीलिए हम लोगों को, आप बोलोगे सर ये क्यों बताया, इससे अच्छा डायरेक्ट शॉर्टकट बताते ना, ठीक है। इसीलिए ये लेक्चर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपको वो शॉर्टकट इजी लग रहा है, अभी वो शॉर्टकट इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये मेथड बोर लग रहा है, बट अगर ये मैंने बताया नहीं रहता, ये लेक्चर नहीं लिया रहता ना, तो आप लोग डायरेक्टली इसी मेथड से सॉल्व करते रहते, ठीक है। सो सिंपल है, 3000, अब देखो कितने जल्दी होता है। 3000 डिवाइडेड बाय 1.16 फर्स्ट ईयर में है इज मेमोरी प्लस, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में है मेमोरी प्लस, ठीक है। फिर 4000 डिवाइडेड बाय 1.16 इज इक्वल टू, फर्स्ट ईयर में है नहीं है, सेकंड ईयर में है यस, मेमोरी प्लस है, वो थर्ड ईयर में है यस, इज इक्वल टू मेमोरी प्लस, मेमोरी रिकॉल 9778.3624, जो भी आंसर आ रहा है आपका, देखो राउंडिंग ऑफ का थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है, कोई टेंशन की बात, ठीक है ना। सो अब मुझे पता चल गया कि यहाँ पे मेरा इनफ्लो जो है वो कम है, यहाँ पे इनफ्लो जो है ज्यादा है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे अब समझ गया कि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% और 16% के बीच में आ रहा है, 14% और 16% के बीच में आ रहा है। मेरा 10,000 की वैल्यू जो है वो इन दोनों के बीच में आ रही है। तो इसके लिए हमको ना एक फॉर्मूला जो है वो कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। मतलब क्या, मेरा अमाउंट क्या है, 14% से ज्यादा है, 14% से ज्यादा है, बट कितना है 16% से कम है। तो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ऐड करूंगा 14%, क्यों, क्योंकि मेरे को 14% से ज्यादा है, ठीक है। 14% से ज्यादा है मतलब 14% के मुझे वैल्यू कितनी मिल रही है, 14% यहाँ लिखा, तो 14% मुझे वैल्यू कितनी मिल रही है, मुझे वैल्यू मिल रही है 10,185.959, ठीक है। 10,185.59 मुझे जो है वैल्यू मिल रही है। और मुझे वैल्यू कितनी चाहिए, मुझे चाहिए 10,000 की वैल्यू चाहिए, मतलब मुझे कितना एक्स्ट्रा चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा चाहिए 185.59 एक्स्ट्रा चाहिए। बट मुझे एक्स्ट्रा मिल कितना रहा है, 14% और 16% से मुझे एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, मुझे चाहिए कितना एक्स्ट्रा, मुझे मिल कितना रहा है एक्स्ट्रा, मुझे चाहिए कितना एक्स्ट्रा, मुझे मिल कितना रहा है एक्स्ट्रा, मुझे चाहिए कितना एक्स्ट्रा, मुझे मिल कितना रहा है एक्स्ट्रा, मुझे मिल रहा है इतना एक्स्ट्रा मिल रहा है मुझे कि 10,185.59 माइनस 977.8.8 इज इक्वल टू 406.79। मुझे इतना एक्स्ट्रा मिल रहा है, मुझे इतना एक्स्ट्रा मिल रहा है, मुझे इतना एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है। सो मुझे चाहिए कितना एक्स्ट्रा, 185.59 ये मुझे मिल कितना रहा है, डिवाइडेड बाय 406.79 मिल रहा है। कब, जब मैं 2% से मेरा ये बढ़ा रहा हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रहा हूँ, तो कितना परसेंट से बढ़ा रहा हूँ, 2% से। सो मैं करूंगा इंटू टू, तो मुझे आंसर आ गया 0.91246, बट मुझे प्लस कितना चाहिए, बेसिक्स मुझे किस में ऐड करना है, उसको 14% में ऐड करना है, तो मुझे आंसर आ जाएगा 14.1991246097, जो भी आ रहा है वो, ठीक है। तो दो डेसिमल में मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया, 14.91% जो है वो मेरा आंसर है। क्लियर है सर?
समझ गया, बीच में तक समझ गया रहेगा, एंड में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो गया रहेगा, मैं वापस से बता देता हूँ। ठीक है, इसको एक मैं इसे लाइट ड्रॉ करके बताता हूँ। ठीक है, एट द रेट 14% मुझे वैल्यू मिल रही है 10,185.5। एट द रेट 16% मुझे वैल्यू मिल रही है 9,778.80। ठीक है सर, इसका मतलब क्या, इसका मतलब मुझे समझ गया कि मुझे मेरी वैल्यू जो है, मेरी वैल्यू जो है यहाँ पे गई तो आ जाएगी 14% से ज्यादा 16% से कम, 14% से ज्यादा 16% से कम। क्यों? क्योंकि मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है, मुझे कितना चाहिए, मुझे चाहिए 10। ठीक है, तो आप इसको सब्सटीट्यूट करोगे, इन दोनों का डिफरेंस मतलब इतना, सो कितना डिफरेंस मुझे 10,000 के लिए चाहिए। ठीक है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, ये 2% का डिफरेंस है। 2% के लिए कितना, 2% के लिए ये कुछ तो भी 400 एंड कितना जो आया था वो। ठीक है, तो इतने से के लिए कितना, तो 10,000 के लिए कितना, वही तो अपन ने किया कि 2% के लिए कितना, इतना, सो 1,000, 10,000 के लिए कितना, 185 के लिए कितना, ये है इसका लॉजिक। यस सर, एक बार खुद होके देख लो प्लीज, मैं वापस से बोल रहा हूँ, जब तक खुद होके नहीं देखोगे, मैं बोलूंगा आपको 100% समझेगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, कोई भी नहीं है, आपको भी नहीं होना चाहिए। बट जब एक और बार खुद रिवाइज करोगे ना, वो दिमाग में छप जाएगा, छप जाएगा। अभी आपको समझ में आ रहा है, वो छप जाएगा, क्लियर है, इसलिए एक बार देख लो। प्लीज इसको इग्नोर मत करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वापिस एक बार बोल रहा हूँ। अगर मैं आपके सब्जेक्ट की, मैं आपको फ्रैंकली बोलूं क्या, मेरे को खुद को पता है ये सब्जेक्ट, अगर आप मेरे 6 टिप्स फॉलो करें ना, 70 प्लस इज जस्ट अ नंबर, आप 80 90 प्लस भी लेके आओगे फॉर श्योर, मैं बोल रहा हूँ फॉर श्योर 80 90 लेके आओगे, चलेगा। तो मैं चाहिए तो ना, चलो मैं आपको ना आपका मेरा टेलीग्राम चैनल का जो है ना ये भी दे देता हूँ, टेलीग्राम पर्सनल नंबर कोड। ठीक है, एक मिनट। आप इसको अगर स्कैन कर दोगे तो आपको मेरा आईडी जो है वो मिल जाएगा। या टेलीग्राम पे सिर्फ इतना भी कर दोगे कॉपी, ASCAUM, तो भी आपको मिल जाएगा। यस सर, चलो बढ़े आगे। यस, और टेलीग्राम पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक दिन के अंदर जो है आपको रिप्लाई मिल जाएगा। सो इंटरपोलेशन से आपको क्या मिल गया, रेट मिल गया 14.19%। 14.19% मतलब क्या, कि अगर मुझे इस रेट से कम अगर मुझे मिला रेट तो मेरा लॉस हो जाएगा, इससे ज्यादा मिलेगा तो प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है, अगर मुझे एक्सपेक्टेड है मेरा प्रोजेक्ट का रेट, रेट ऑफ रिटर्न वो है मेरा 15%, तो 15% मेरा रेट ऑफ रिटर्न है, मेरा रेट ऑफ रिटर्न क्या है, 15% है, तो मैं प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे कॉस्ट से ज्यादा मिल रहा है और मुझे प्रोजेक्ट मिल रहा है 13% का, तो मैं इसको रिजेक्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे इसके कॉस्ट से कम मिल रहा है। जी प्लस सर। ठीक है,
कंपाउंडिंग इन डिफरेंट केसेस, ठीक है। कंपाउंडिंग इन डिफरेंट केसेस मतलब क्या, अपन ने ऊपर क्या पढ़ा था, कंपाउंडिंग प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू का अपन ने फॉर्मूला देखा था, कंपाउंड इंटरेस्ट का अपन ने फॉर्मूला देखा था। अब मुझे सेम आप कुछ एग्जांपल देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना है, जिसमें आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है इस वाले पे। क्लियर है सर? आप कुछ नहीं करना है, सिर्फ कैलकुलेटर यूज करते हुए चलेंगे। प्रिंसिपल कितना है 1 लाख, इंटरेस्ट कितना है 12% पर एनम, नंबर कितना है 1 साल का। तो 1 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। सर क्या बच्चों वाले सवाल पूछे जा रहे हो? प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 + r का पावर n। यस सर। अब करो यार, 1 लाख इंटू 1, ठीक है। सेमी एनुअली, सेमी एनुअली मतलब क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट है, याद रखना। याद रखना कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसका मतलब क्या, मुझे 6 महीने के लिए 12% रिटर्न मिलेगा, अगले 6 महीने के लिए 12% मिलेगा। मारो सबको एक एक। बैंक अगर बोल रही है 12% पर एनम, मैंने आपको क्या बोला था, हमको हमारे अकॉर्डिंगली रेट एडजस्ट करना पड़ेगा, हमको हमारे अकॉर्डिंगली रेट एडजस्ट करना पड़ेगा, हमको हमारे अकॉर्डिंगली रेट एडजस्ट करना पड़ेगा। तो साल का 12%, साल का 12%, अब आपको समझ गया रहेगा वो बेसिक्स का इंपॉर्टेंट। साल का 12% मतलब 6 महीने का कितना, 12 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6%। मेरे सर 12 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6%। सो मैं रेट को करूंगा, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला हो जाता है डिवाइडेड बाय m इंटू m। ठीक है, m मतलब क्या, नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग, जो मल्टीपल टाइम्स हम कंपाउंडिंग कर रहे हैं वो। सो मल्टीपल टाइम्स कंपाउंडिंग, सो इनटू m, इनटू डिवाइडेड बाय m किया। तो डिवाइडेड बाय m क्यों किया, क्योंकि आपको 2 बार इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो 12% 2 बार नहीं मिलेगा, 6% करके मिलेगा। ठीक है, 6% करके मिलेगा। सो डिवाइडेड बाय m। सर इंटू m क्यों किया, ऑब्वियसली यार 2 बार मिलने वाला है ना, तो ये 1 है तो इसको मेरे को 2 बार करना पड़ेगा ना, कंपाउंड 2 बार करना पड़ेगा। सो लो कैलकुलेटर पे 0.12 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इंटू इज इक्वल टू, सो मुझे कितना मिला, 1.1236 इंटू 1 लाख। क्वार्टरली, क्वार्टरली कितना हो जाएगा, क्वार्टरली हो जाएगा ये 4। सो 12 डिवाइडेड बाय 4, ये कितना आ जाएगा 3%। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 इंटू 4। सो यहाँ पे मैंने देखो लिखा हुआ है, तो करो कैलकुलेट। 1.12 डिवाइड, सर यार ये कैलकुलेशन करो, हाँ ये वाले कैलकुलेशन मैं लिखने को आपको नहीं दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि वो लिखने में टाइम वेस्ट होता है ना, बहुत बोरिंग होता है। कैलकुलेटर जितना यूज करोगे ना उतना आपका हाथ बैठेगा। पूरे लेक्चर में मैंने आपको जेन्युइनली एक चीज लिखने को नहीं दी, एक चीज। मैं चाहिए तो ये सब आपको लिखा लिखा के कर सकता था, बट मेरे को पता है कहाँ पे लिखाना है, कहाँ पे नहीं लिखाना है। अननेसेसरी बस लिखा के मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, कोई कोई मतलब है क्या, ये मंथली लिखोगे इज इक्वल टू 1 लाख लिखोगे, और ये सब हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग में करने ही वाले हैं, करने ही वाले हैं। अभी आपको समझना जो है वो जरूरी है। क्लियर है सर? सो 0.12 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 इंटू 234, ठीक है, इंटू 1 लाख, 1,12,550.88। ठीक है, मंथली, मंथली में क्या हो जाएगा, करो मंथली कैलकुलेट, करो जल्दी कैलकुलेट, मंथली कैलकुलेट करो। ये आता रहेगा, बराबर। अब आता है अपना मजा, मजा मजा मजा, अब मजा आएगा। कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली मतलब क्या, इसका लॉजिक समझते। ठीक, एक है ना, बनिया आदमी बैंक के पास गया। कौन गया, बनिया आदमी, बनिया आदमी गया। ये था उसका बनिया आदमी। ठीक है, ये बनिया आदमी का पेट बड़ा रहता है। ठीक है, इसकी एक ऐसी पूछ भी है छोटी छोटी। ये बनिया आदमी ना बैंक के पास गया, और बनिया आदमी क्या बोलता है, बनिया आदमी, बनिया आदमी बोलता है, बनिया मतलब क्या, वो दुकानदार रहते हैं ना, ऐसे चिंटी लोग रहते हैं ना थोड़े से, तो पर्सनली मत लेना, मजाक कर रहा हूँ, एग्जांपल यार। सो ये बनिया ने क्या बोला, बनिया का दिमाग एकदम स्मार्ट होता है, बनिया आदमी का दिमाग इतना स्मार्ट होता है ना, बनिया आदमी बैंक के पास गया, बैंक को बोला कि साल का कितना इंटरेस्ट दे रहे हो, 12%। ठीक है, वो बोलता है कि मेरा पैसा जितना टाइम आपके पास रहेगा ना, मेरे को उतने टाइम का इंटरेस्ट है। तो बैंक बोलता है हाँ ऑब्वियसली, आप 1 साल मेरे पास पैसे रखोगे तो साल के लिए आपको 12% का रेट इंटरेस्ट मिलेगा। बोलता नहीं नहीं नहीं, जितना टाइम चाहिए ना रहेगा ना,
कितने टाइम का मेरे को इंटरेस्ट चाहिए, मेरा पैसा आपके पास 1 मिनट भी रहेगा ना तो मुझे 1 मिनट का भी इंटरेस्ट चाहिए, मेरा पैसा अगर आपके पास 10 सेकंड के लिए रहेगा तो मुझे 10 सेकंड का भी इंटरेस्ट चाहिए, मेरा पैसा अगर आपके पास 1 मिनट के से भी कम, मतलब 2 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, मेरे को हर एक मिनट का इंटरेस्ट चाहिए, हर एक मिनट का इंटरेस्ट चाहिए, हर एक मिनट का ब्याज चाहिए, मेरा पैसा है, मैंने हार्ड वर्क से कमाया है, मेरे मेहनत की कमाई है, मुझे हर टाइम का पैसा चाहिए, मुझे पैसा 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 चाहिए 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 चाहिए। तो उसे बोलते हैं कंटिन्यूअसली इंटरेस्ट मिलना, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग। सो ये ऐसा कैलकुलेशन करना कैसे करोगे, क्या इसको डिवाइड बाय 365 करोगे तो भी डेली हो जाएगा, डिवाइड बाय 365 इंटू 24 आवर्स इंटू 60 मिनट्स ऐसे करोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, इसीलिए ना इसके लिए एक कैलकुलेशन लेके आया है जिसको बोलते हैं ई। ठीक है, ई मतलब कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल आपको समझ गया कि कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग क्यों यूज करते हैं। ठीक है, अब एक बात समझना, ये कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग का सिंपली पहले आपको बता दूं, ये ई का फिगर जो है ना, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा, बट बहुत बार क्या होता है ना, 99.99% ऑफ द टाइम दिया रहता है, एक आध बार नहीं दिया। सो एक आधे बार नहीं दिया तो आपका आंसर जो है गलत हो जाएगा। अभी का जो सीए फाइनल का पेपर था, सीए फाइनल के पेपर में ये आंसर नहीं दिया, एंड बहुत लोगों को जिन्होंने ये पढ़ा नहीं था, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करना है, इतना सा कैलकुलेट करना है बस। ये इतनी लाइन आपको याद रखनी है, इतनी सी लाइन आपको याद रखनी है। ठीक है, सो ये इतनी लाइन नहीं याद रखने की वजह से जो मार्क्स थे पूरे के पूरे मार्क्स जीरो हुए। क्यों? क्योंकि ये स्टार्टिंग का ही स्टेप रहता है, स्टार्टिंग में स्टेप अगर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे तो एंड का आंसर ऑब्वियसली गलत हो जाएगा। आपको पता रहेगा, आपको इस पेपर में, आपको इस सब्जेक्ट में स्टेप मार्किंग जो है वो मिलते हैं। ठीक है, बट स्टार्टिंग का ही स्टेप अगर गलत करोगे तो आगे क्या ही सॉल्व करोगे। सो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको जब भी हम डिनोट करते हैं, ठीक है, सो मुझे क्या चाहिए, 12% कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली, सो ई का पावर 0.1। ठीक है, ई का पावर 0.1। सो इसका वैल्यू जो है क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे टाइप कैलकुलेटर पे, ई तो कैलकुलेटर पे कहीं दिख नहीं रहा है, ई टाइप नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम टाइप करेंगे 0.1। ठीक है, याद रखना है, रट्टा मारना है, जो करना है करो। सर आपने बोला था आप सब चीज कंसेप्चुअली पढ़ाओगे, एक भी चीज रट्टा नहीं मारने बोलोगे, अरे जो स्टेप्स है और जो कुछ कुछ चीजें वो तो याद रखनी पड़ेगी ना, सिर्फ एक नंबर याद रखना है, कौन सा, 1 2 3, 1 2 3 जैसे याद रखा था। ठीक है, जिनको नहीं समझा वो समझो, छोड़ दो। 4096 4096 4096 4096 4096 आपको याद रखना है, डिवाइडेड बाय 4096 डिवाइडेड बाय 4096, बोलो 4096 डिवाइडेड बाय 4096, बोलो 4096। मैं चार्जिंग पे लगाऊं तब तक बोलो 4096। अगर लाइब्रेरी में बैठे हो तो साइड वाले को बोल, ए भाई सुन 4096, वो बोलेगा कि पागल हो गया क्या, फिर भी बोल 4096। घर पे बैठे रहोगे तो किसी को जाके बोलो 4096, अपने फोन नंबर पे टाइप करो 4096, आपके फोन का पासवर्ड चेंज कर दो और रख दो 4096। ठीक है सर, 4096 इतना ही आपको याद रखना है बस। सो 0.12 डिवाइडेड बाय 4096, ये देखो, यहाँ का बीच में का, यहाँ का नीचे का, यहाँ के ऊपर के दो ऊपर के, ठीक है, कैसे भी याद रखो, याद रखो। 4096 इज इक्वल टू करोगे, क्या दिख रहा है आंसर, आंसर किससे दिख रहा है, 0.00, मतलब 1 से कम दिख रहा है। मेरे को याद है 1 से कम दिखेगा तो मैं +1 करूंगा, इंटू इज इक्वल टू 12 टाइम करूंगा। मेरे को 1 से कम दिखेगा मैं +1 करूंगा, इंटू इज इक्वल टू करूंगा। मुझे 1 से कम दिखेगा तो मैं +1 करूंगा, इंटू इज इक्वल टू 12 टाइम करूंगा। मुझे 1 से कम दिखेगा तो मैं +1 करूंगा, इंटू इज इक्वल टू 12 टाइम करूंगा। मुझे 1 से कम दिखेगा तो मैं +1 करूंगा, इंटू इज इक्वल टू 12 टाइम करूंगा। मुझे 1 से कम दिखेगा तो मैं +1 करूंगा, इंटू इज इक्वल टू 4 टाइम 12 टाइम करूंगा। बट एक नंबर नहीं भूलूंगा जिसका नंबर का नाम था 4096, मैजिकल नंबर 4096, सबसे बेस्ट नंबर 4096। यस सर। सो +1 इंटू इज इक्वल टू 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गया। सो ये जो आया है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 1 लाख। सो आंसर आ रहा है ये 1,12,750 राउंड ऑफ। ठीक है, किसी को अगर वापस से देखना है तो देख लो, 0.12 डिवाइडेड बाय 4096। ठीक है, प्लस 1 इंटू इज इक्वल टू 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1.1274 जो भी है वो इंटू 1 लाख करो, 1,12,749.48। ठीक है, इसको राउंड ऑफ करो 750 तक, आपका आंसर जो है आ जाए। देखो इतना सर 4096 याद नहीं रखने की वजह से उनके एग्जाम में 40 भी नहीं आने वाले। अरे मस्त है ये। अगर आप, ठीक है चलो,
देखना है एक बार इसको, किसी को देख लो, रिवाइज कर लो। 4096 याद रखो, 4096 याद रखो। किसी को अगर एक्स्ट्रा टाइम लगता रहेगा ना तो वो पॉज भी कर सकता है। मैं अगर फुल स्क्रीन पे आऊँ, अगर उसके बाद भी हमें देखो, मैं जैसे भी ये फुल स्क्रीन पे आता हूँ तो उस टाइम पे भी आपको थोड़ा साइड का दिखता ही रहता है ना, फुल वैसा नहीं कि पूरा मैं दिख रहा हूँ, तो आप उस टाइम पे पॉज कर सकते हो ताकि आपका आगे का concept जो है वो मिस ना हो जाए, ठीक है। चला आगे। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ कि ये जब मैंने बोला आपको, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक बात करो कि मुझे बताओ कि यहाँ पे मैंने साल का इंटरेस्ट कितना कमाया सर, साल का इंटरेस्ट कमाया कितना, 12,000, मतलब आपने कितना लगाया, 1 लाख लगाया था, ठीक है, 1,12,000 जो है आपको मिला, माइनस आपको इस साल का 1 लाख का इंटरेस्ट प्रिंसिपल था, डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100, मतलब आपको 1 लाख रुपए पे एक 12,000 का ब्याज मिला, मतलब 12% का ब्याज मिला। तो यहाँ पे कितना मिला मुझे, यहाँ पे आपको कितना मिला, 12,360 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100, मुझे यहाँ पे मिला 12,36,000, 12.360%, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे कितना मिला, यहाँ पे मुझे मिला 12.55, यहाँ पे मुझे कितना मिला, यहाँ पे मुझे मिला 12.6, ठीक है, यहाँ पे मुझे कितना मिला, यहाँ पे मिला 12.75। मतलब मैंने प्रॉमिस किया, वादा किया 12% का, बट मुझे मिला ज्यादा, मुझे वादा किया कम, मिला ज्यादा। जैसे कि मैंने आपको वादा किया है 70% के प्लस आपको एग्जाम में आएंगे, 80% के प्लस आएंगे, बट मेरे को पता है आप 90% प्लस लेके आओगे, 90 के ऊपर लेके आओगे। सो ये सेम चीज मेरे लिए सही कंसेप्ट है, हम कम का वादा करते हैं बट आपको ज्यादा देने का कोशिश करते हैं। क्लियर है सर? सो आपको ये तो 1 साल का था, इसलिए आपको समझा बहुत इजीली। अगर ये 5 साल का रहता, 15 साल का रहता, 20 साल का रहता, तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसको कैलकुलेट करने का सेम तरीका है, सेम लॉजिक है। इसको हम कैलकुलेट करते हैं इस तरीके से, जैसे कि हमने यहाँ पे कैसे किया, ये क्या था अपना फॉर्मूला, प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 + r डिवाइडेड बाय m का पावर n इंटू एम, ठीक है। सो यहाँ पे आपको सिर्फ देखना है कि नंबर ऑफ टाइम्स कितने बार कंपाउंड हो रहा है, आपको डायरेक्टली वैसे करना है, ठीक है। सो डिवाइडेड बाय n का पावर n, तो सिंपल आपको यहाँ पे यही फॉर्मूला यूज करना है, ये प्रेजेंट वैल्यू को हटा दो। सो आपको फॉर्मूला केला 1 + r/n, मतलब क्या, फॉर एग्जांपल से मुझे क्या मिला है, क्वार्टरली, 1/क्वार्टरली कितना है, 4 बार कंपाउंडिंग, तो डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, और इंटू इंटू 1/4 करेंगे, -1 इंटू 100 करोगे तो आपको मिल जाएगा आंसर 12.55। यहाँ पे भी आपको मिल जाता है 12.55। यस, मतलब हमने क्या किया, ये वाला पार्ट जो है हटा दिया। अगर ये वाला पार्ट हटाऊंगा, -1 करूंगा, यहाँ पे +1 किया है, तो इंटू 100 करके मुझे आंसर जो है वो मिल जाएगा। क्लियर है सर? अलग कंसेप्ट नहीं था, इसलिए मैंने ज्यादा टाइम उसमें वेस्ट नहीं किया। ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं। 0.12 डिवाइडेड बाय 4 +1 इंटू 234 -1 इंटू 100, 12.5508 जो है आंसर आ जाएगा। समझ लो सर। आता है लॉस्ट टॉपिक ऑफ आवर बेसिक्स, जो की है बेसिस विथ नेगेटिव पावर, ठीक है। अगर ये आपको बेसिस नेगेटिव पावर में दिखे तो कैसे सॉल्व करते हैं आपको वो देखना है, ठीक है। आपको पता है 5 का पावर 1/4, तो वो ये -1/4 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए आपको इसको माइनस है ना, तो इसको नीचे लेके जाना पड़ेगा। ये माइनस है ना, गलत चीजें कर रहा है ना, माइनस में नहीं होना चाहिए ना, तो अपन नीचे चले जाएंगे। सो पावर 4 करोगे तो इसको आंसर आ जाएगा। सो सिंपल है, 1/5 मतलब कितना हुआ, 1/5 मतलब 0.20 इंटू 234 करोगे, आपको आंसर आ जाएगा 0.006। यस सर। ये था पूरा का पूरा अपना बेसिक्स ऑफ फाइनेंस का टाइम वैल्यू ऑफ मनी। कल मैंने आपको बेसिक्स ऑफ फाइनेंस का बहुत सारा चीज सिखाया, कल हमने कैलकुलेटर यूज करना नहीं सीखा, आज हमने कैलकुलेटर यूज करना पूरा सीखा। इसके बाद आपको जो मैथ्स का टेंशन था वो खत्म, उसके बाद आपको जो कैलकुलेशन के टेंशन थे वो खत्म, हर एक चीज जो है वो खत्म खत्म खत्म। इसके बाहर से कोई भी चीज जो है आपको देखने को नहीं मिलेगी कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है सर। एंड आपको एक बात बताऊं, हमारा जो अगला चैप्टर होने वाला है वो सिक्योरिटी वैल्यूएशन, मतलब क्या, इक्विटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन। सिक्योरिटीज मतलब क्या, इक्विटी एंड बॉन्ड, ये दोनों सिक्योरिटीज रहते हैं। ये चैप्टर पूरा का पूरा बेस्ड है ऑन प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट, प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट, प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट। अगर मैं आपको ऐसे बता देता ना कि चलो एक काम करते हैं,
सिक्योरिटी वैल्यूएशन पढ़ते उसमें का ही एक टॉपिक है तो भी चल जाता, बट ऐसा नहीं करेंगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी पूरा बेस है सिलेबस का, क्योंकि एनपीवी मेथड रहने दो, कुछ भी रहने दो, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको काम आने वाला है। ठीक है, चलो फटाफट एक बार देख लेते हैं हमने आज क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा था टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्यों? क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी फ्यूचर का मनी की वैल्यू कम रहेगी आज के मनी की वजह से। थेरी क्वेश्चन आने वाला है क्या? नहीं, बट अगर आपको पता रहेगा, इंटर में हमने इसका थेरी क्वेश्चन पूछा था, पढ़ा था, उसके रीजंस क्या थे? एक तो रिस्क, आगे जाके आप पैसे दोगे कि नहीं पता नहीं। दूसरा था इन्फ्लेशन, आज जो चीज 500 रुपए में मिल रही है वो आगे जाके उसके लिए मेरे को 700 रुपए देने पड़ेंगे। तीसरा मतलब क्या? प्रेजेंट कंजम्पशन, आज में चीज 500 में मिल रही है तो मैं आज ही खा लूंगा ना यार, आगे का आगे देखेंगे कल किसने देखा है। और चौथा है कि मैं खाना नहीं चाहता, मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, मैं बहुत चिंदी इंसान हूँ, मैं सिर्फ इन्वेस्ट करता हूँ, मैं खर्चा बिल्कुल नहीं करता। ठीक है सर, तो दो टेक्निक्स होते हैं, फ्यूचर को प्रेजेंट में लाना और प्रेजेंट को फ्यूचर में लेके जाना। फ्यूचर को प्रेजेंट में लेके आना उसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक, डिस्काउंटिंग टेक्निक, और जो प्रेजेंट को फ्यूचर में लेके जाते हैं उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग टेक्निक, फ्यूचर वैल्यू टेक्निक। जो फ्यूचर वैल्यू में हमने सिर्फ एक ही केस देखा था, फ्यूचर वैल्यू मतलब सिंगल कैश फ्लो वाला, वही केस आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। क्या हो गया इसको, चल, हाँ, लिंक तोड़ दिया यार, रिवीजन का मजा नहीं आया। ठीक, चलो ध्यान दो। फ्यूचर वैल्यू का एक सिंगल केस था, कैश फ्लो का मतलब क्या? प्रेजेंट वैल्यू आज जो मिलेगी वो उसमें इंटरेस्ट ऐड करेंगे। इंटरेस्ट कैसे ऐड करेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड करेंगे, तो 1 प्लस आर का पावर एन। ठीक है सर, और मैं यही से इस फॉर्मूला को, यही से प्रेजेंट वैल्यू को, यही से मैं इस इंटरेस्ट को मैं फ्यूचर वैल्यू से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा प्रेजेंट वैल्यू, यही से मेरा प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो। ठीक है, मल्टीपल कैश फ्लो रहेगा तो मैं क्या करूंगा? मल्टीपल कैश फ्लो के केस में मैं इसको मल्टीपल टाइम्स करूंगा, ये एक सिंगल वाली चीज मल्टीपल टाइम रिपीट करते रहूंगा। देखो ये सिंगल वाली चीज में मल्टीपल टाइम रिपीट करता रहा तो मुझे मल्टीपल कैश फ्लो का फॉर्मूला मिल गया। एक तो हम इसको टेबल से कर सकते हैं या फिर वो शॉर्टकट तरीके से मैंने आपको जैसे बताया था वैसे कर सकते हैं। शॉर्टकट क्या था? एक बार मेरे को जो चाहिए वो अमाउंट लो, डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर कर दो, फिर वापस से हमको क्या करना है? वापस से डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर नहीं करना है, सिर्फ इज इक्वल टू दबाते जाना है। अगर आपने ठीक से ध्यान दिया रहेगा उस टाइम पे तो अभी आपको समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आता है? एन्युटी। एन्युटी मतलब क्या? जब हमारा अमाउंट सेम रहेगा और पीरियड सेम रहेगा तो उसे बोलते हैं एन्युटी। अमाउंट सेम रहेगा और पीरियड सेम रहेगा तो उसे बोलते हैं एन्युटी। अमाउंट और सेम पीरियड दोनों सेम होना चाहिए, कोई भी चीज डिफरेंट हो गई तो वो मल्टीपल कैश फ्लो में चली जाएगी। यहाँ पे आपके कैलकुलेटर में कौन सा बटन होना चाहिए? जीटी का बटन होना चाहिए। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, जितने पीरियड का है उतने पीरियड का करो और जीटी कर दो, ग्रैंड पट्टे टोटल कर दो, आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिखाया है कैलकुलेशन में स्टेप, इतने इज इक्वल टू इतने बार क्यों लिखा है? जितने बार इज इक्वल टू दबाना है उतने बार का इज इक्वल टू मैंने लिखा हुआ है। क्लियर है सर? उसके बाद आता है प्रेजेंट वैल्यू परपेचुइटी। मतलब क्या? मेरी 1000 रुपए की डिमांड है, मुझे हर साल सिर्फ 1000 रुपए का खर्चा है, तो मुझे वो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, तो 1000 रुपए का रिक्वायरमेंट है, इस इंटरेस्ट से मिलेगा, तो मैंने आज कितने अमाउंट डिपॉजिट करनी चाहिए? तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में लिखा है 5000 की जरूरत है, हर साल मुझे 10% से ब्याज मिलने वाला है, तो मेरे को 5000 इन्वेस्ट करना है। ठीक है सर, मुझे एक पता चल गया कि मेरा 5000 इस साल का तो खर्चा है, बट अगले साल मुझे महंगाई की वजह से और 5% से एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी पड़ेगी, तो वो हर साल का कैलकुलेट करने की वजह से मैं क्या कहूंगा? मेरे को रिटर्न मिलने वाला है, उसमें से मैं वो पोर्शन कम कर दूंगा, मेरे को जितना एक्स्ट्रा जरूरत है मैं उतना माइनस कर दूंगा, तो उस टाइम पे हमको अमाउंट बड़ी मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर है जो है वो छोटा हो जाएगा। तो 1 लाख रुपए मुझे मिल गया, तो 1 लाख रुपए मुझे, मेरे को पता चल गया 1 लाख रुपए में जब मैं डिपॉजिट करूंगा एट द रेट डिपॉजिट करूंगा एट द रेट 10% से, तो मुझे हर साल 5000 रुपए की मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी विद 5% ग्रोथ। मतलब जिंदगी भर कभी ये मेरे 1 लाख रुपए जो है वो खत्म नहीं हो जाएंगे। ठीक है सर, अपने एसआईपी बीसीआईपी समझा रहेगा वो, ये इसका इसी की कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है सर, नॉर्मल पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो जो पावर है, मतलब फॉर एग्जांपल पावर 3 है, तो यहाँ पे n-1 मतलब क्या? 3 - 1 हम 2 बार जो है इज इक्वल टू दबाएंगे। डर्टी पावर का स्टेप्स क्या था? डर्टी पावर का स्टेप्स क्या था? डर्टी पावर का स्टेप्स क्या था? याद करो, अंडर रूट 12 टाइम्स, फिर मुझे 1 से बड़ी अमाउंट दिख रही है इसलिए -1 करूंगा, इंटू इंटू ऊपर का जो रहेगा तो वो इंटू 4 डिवाइडेड बाय 20, 4/20 जो भी रहेगा वो इंटू 4/20, फिर मुझे -1 मतलब जीरो से छोटी अमाउंट दिख रही है तो मैं वो पहले -1 क्या था तो रिवर्स करूंगा +1 इंटू इज इक्वल टू करूंगा 12 टाइम्स। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। होल्डिंग पीरियड रिटर्न मैंने 10 साल के लिए होल्ड किया था, 10 साल के लिए होल्ड किया था, 10 साल का रिटर्न था 100 रुपए,
10 साल का रिटर्न था 100 रुपए, तो ये मेरा हो गया होल्डिंग पीरियड रिटर्न। 10 साल का रिटर्न था 10%, तो ये हो गया 10 साल का रिटर्न। पर एनम का रिटर्न निकालना है तो डिवाइडेड बाय 10 करूंगा, मुझे हर साल 1% का रिटर्न जो है मिल गया। ये अगर सिंपल इंटरेस्ट के केस में होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में केस में कैसे था, वो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला को हमने तोड़ मरोड़ के इधर उधर लेके लेके आए थे। जब हमको स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगा था, जब हमने फॉर्मूला के थ्रू देखा तो हमको इजी लगा, क्या हमको लॉजिक के थ्रू देखा तो हमको इजी समझ गया। ठीक है सर। उसके बाद आता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब क्या है, एक ऐसा रिटर्न जहां पे मेरी आज की जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, जितना मैं आज खर्चा करने वाला हूँ वो, और मेरे फ्यूचर में जो कैश फ्लो मिलने वाले हो वो किस रेट से मैच हो जाएंगे। तो मुझे अगर पता है कि मैं इससे ज्यादा रेट से कमाई करूंगा तो मुझे फायदा होगा, इससे कम रेट से कमाई करूंगा तो मुझे फायदा नहीं होगा। ट्रायल एंड एरर एंड इंटरपोलेशन मतलब क्या, ट्रायल करो मस्ती करो, ट्राई करो मस्ती करो, एक ऐसे रेट से ट्राई करते रहो कि हमको एग्जैक्ट आंसर आ जाए। बट हम लोगों को क्या मिला, दो रेट मिल गए, 14% और 16%, और वो मैंने कैलकुलेशन करके आपको दिखाया था, इन दोनों के रेट में आ जाएगा और इन दोनों के अमाउंट में आ जाएगा। वो डिफरेंस कैलकुलेट करके हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया था। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख के भी दिया है। सबसे पहले क्या, लोअर रेट, क्योंकि मेरे को इससे ज्यादा रेट हो जाएगा, मेरा रेट जो है इससे बढ़ जाएगा। लोअर रेट प्लस वैल्यू एट लोअर रेट माइनस रिक्वायर्ड वैल्यू, मुझे इतनी वैल्यू मिल रही है इस रेट पे, इस रेट पे मुझे इतनी वैल्यू मिल रही है, मुझे इस रेट पे इतनी वैल्यू मिल रही है, बट मुझे वैल्यू कितनी चाहिए, और एक्स्ट्रा मुझे इन दोनों के जो मैंने रेट कैलकुलेट किए उन दोनों में कितना डिफरेंस मिल रहा है, कितनी वैल्यू में डिफरेंस मिल रहा है, और डिफरेंस ऑफ रेट मल्टीप्लाई करके तो आपको आ जाएगा। सो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया लोअर रेट प्लस वैल्यू एट लोअर रेट माइनस रिक्वायर्ड वैल्यू, वैल्यू एट लोअर रेट माइनस रिक्वायर्ड वैल्यू, वैल्यू एट लोअर रेट माइनस रिक्वायर्ड वैल्यू, डिवाइडेड बाय एक्सेस कितनी वैल्यू मिल रही है वो, वैल्यू एट लोअर रेट माइनस वैल्यू एट हायर रेट टू डिफरेंस ऑफ रेट। ठीक है सर। यहाँ डिफरेंस ऑफ वैल्यू लिया या डिफरेंस ऑफ रेट लिया, भाई डिफरेंस ऑफ वैल्यू लिया डिफरेंस ऑफ रेट। ठीक है सर। ये सैंपल हमने सॉल्व किया था। फिर जो भी रहेगा मंथली क्वार्टरली 12 ईयरली जो भी रहेगा, तो वो मंथली क्वार्टरली कंटिन्यूअसली सेमी एनुअली हमने कैलकुलेट किया। क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कम हो जाएगा, पीरियड जो बढ़ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। अगर लिखना है तो यहाँ पे एक चीज आप लिख सकते हो, रेट फॉर द पीरियड reduce and number of periods will increase। नो पीरियड नहीं, नंबर ऑफ पीरियड्स। ठीक है, देखो इसमें एक और ट्रिक थी, स्पेशल ट्रिक थी, कौन थी, कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग। बनिया आदमी बैंक के पास गया, बोलता मेरे पास हर सेकंड के लिए जितने पास आपके पास मेरा अमाउंट है उतने का मेरे को पैसा चाहिए। तो उस केस में क्या करेंगे, कौन सा नंबर नहीं भूलना है, डिवाइडेड बाय 4096 4096 4096 4096 मुझे दिख गया अमाउंट, जीरो से वन से कम है, वन से कम है, तो मैं क्या करूंगा प्लस वन, और प्लस वन करते ही मेरा हाथ ऑटोमेटिकली इंटू इज इक्वल टू 12 टाइम करते रहेगा, इंटू इज इक्वल टू 12 टाइम करते रहेगा। ठीक है सर। इफेक्टिव एनुअल रेट क्या है, यही रेट जो हमने कैलकुलेट किया था फॉर्मूला में, सिर्फ प्रिंसिपल वाला अमाउंट हटा दो, माइनस वन कर दो, इंटू 100 कर दो, आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। नेगेटिव बेस पावर में क्या होता है, नेगेटिव बेस पावर में हम लोग डिवाइडेड बाय 1/5 करते हैं और का पावर 4 करते हैं, आपको मिल जाएगा। से अगर नेगेटिव रहेगा तो उसको डिवाइडेड बाय 1/5 करके कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है सर। सो सर, ठीक है, ये थे अपने बेसिक्स के 2 लेक्चर। इनका ड्यूरेशन थोड़ा सा कम रहेगा अपना, मैंने यूजुअली आपको बोला है आपका हर एक लेक्चर कितना टाइम का रहेगा, हर एक लेक्चर ऑल राउंड 2.5 घंटे के अराउंड रहेगा। ठीक है, कभी कभी कंसेप्ट के साथ साथ प्लस माइनस 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाएगा। ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी रहेगी तो मैं मोस्टली उसको 2.5 घंटे के अंदर ही खत्म करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपके क्लासेस के टाइम पे आपको बाकी सब्जेक्ट भी प्लान करना रहता है। थोड़ा सा कम ड्यूरेशन में आपको मैं मैनेज कर लूंगा, बट मैं 99% कोशिश करूंगा कोई भी लेक्चर 2.5 आवर्स के ऊपर ना चले। ठीक है सर। आज के 2 लेक्चर्स बेसिक्स थे। मैं नहीं चाहता कि आप भी मैं व्हाट वी से 2.5 घंटा पूरा करने के लिए अगला चैप्टर जो है वो चालू करूं। ठीक है, इसके नोट्स मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए, आपको मिल गए रहेंगे। ठीक है, ये था बेसिक्स ऑफ फाइनेंस। प्लीज मैं एक बार बोल रहा हूँ, जब तक ये 2 लेक्चर नहीं करोगे ना, तब तक आगे के लेक्चर पे मत आओ। इसको अच्छे से समझो, आपको जो भी डाउट्स है मैंने आपको टेलीग्राम चैनल वगैरह वो सब का बता दिया है क्या नहीं करना है। वो डाउट सपोर्ट के लिए मैंने आपको वो मेल आईडी भी दिया है, आप मुझे डाउट के लिए मैसेज कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं आपके साथ अगले अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए दिस वाज सी उत्कर्ष मेहता साइनिंग ऑफ फॉर